शाहबानों ने इस देश को बदल दिया, शाहबानों के केस ने, और मौलानाओं ने, और खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे। मुझे ये दुख है कि मौलाना को रोकने के बजाय उस गिरोह ने ये हरकत की और देश के संविधान को, कानून को, पार्लियामेंट को छोटा बना दिया, और आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। इनका पॉलिटिक्स चल रहा था और शाहबानों के इससे वो उसमें उबाल आ गया उसमें, और उसके बाद से फिर वो मस्जिद तोड़ी, दंगे करवाए, और वो मिसाल कायम कर दी ना कि देखो मुसलमान एक होकर के प्रेशराइज करके देश के संविधान और कानून को धता बता सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो तादाद में ज्यादा हैं। मुझे ये भी लगता है सर कि इस देश को शाहबानों की हाय लग गई, शाहबानों के साथ नाइंसाफी हुई थी। 75 रुपए की उसकी जो मेंटेनेंस की भत्ते की बात थी, इस देश के मुसलमान इकट्ठे हो गए, सारे मर्द इकट्ठे हो गए, और उन्होंने उस गरीब 5 बच्चों की माँ और गरीब और बुजुर्ग महिला को उस 75 रुपए देने के लिए वो एकजुट हो गए। आज उसी गरीब लाचार महिला की हाय लग गई है, जो ये देश को ये हाल हुआ है कि मुसलमान पुरुषों ने उस समय जो किया उसके कारण सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई जी। और अभी मुसलमान महिलाओं ने जो किया, शाहीन बाग का आंदोलन, उससे मुसलमानों की नागरिकता बच गई लोगों को लगता है कि पॉलीगैमी मुसलमानों में कम है, लेकिन जहाँ पर भी है, जितनी भी है, अगर कम ही है तो खत्म ही कर दो ना। जब हम लोग 3 तलाक खत्म करने की बात चला रहे थे, टीवी पे डिबेट कर रहे थे, तो लोग कहते थे बहुत कम होता है। तो हम कहते थे जिस चीज को आप भी ना पसंद कर रहे हो उसको तलाक बिद्दत कह रहे हो, तो उसको खत्म ही कर दो। अच्छा तो आप भी नहीं कह रहे उसको, और इन्होंने जिद पकड़ी। और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर अभी इसमें कुछ नहीं करेगा तो जब सरकार करेगी तो फिर वो होगा कि लोग हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा पुत्र, गर्भवती स्त्री और उसके पति ने क्या क्या करना चाहिए, कंसेप्शन के पहले क्या करना चाहिए, कंसेप्शन के दौरान क्या करना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद क्या। गर्भ संस्कार केंद्र है, गोलवलकर लिखते हैं, जो भी स्त्रियां थी वो सबसे पहला बच्चा नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा करती थी। कैन यू बिलीव इट? यस। पति तो बाद में रहा, पहले नंबूदरी ब्राह्मण आएगा, एक बच्चा आपको देगा, उसके बाद आपको जो करना करो। क्या कहती हैं आप? हिटलर से क्या अलग है बताइए? प्रोफेसर पुनियानी, वेलकम बैक टू किंतु परंतु। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बीएमसी का इलेक्शन ख़त्म हुआ है। मुंबईकर्स को इस इलेक्शन का बहुत सालों से इंतज़ार था जी। और जिन कारणों से इंतज़ार था और जो उनको लगता था कि हमारे शहर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। राइट। रिजल्ट्स आ गए हैं। आपको क्या लगता है, बीएमसी का इलेक्शन वो नतीजे लाया है जिसकी उम्मीद थी या जो चाहते थे मुंबईकर्स? और एक सवाल वहाँ की राजनीति में खड़ा किया गया कि मुंबई को अडानिस्तान बनने से हम रोकेंगे। क्या इन नतीजों से आप वो रोक पाएंगे? देखिए, ये नतीजे जैसे हम देख रहे हैं, भाजपा युति जो है मेजॉरिटी में आ गई है, सिंपल मेजॉरिटी में आ गई है, तो ये अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो फैसले कर सकती है। और मुंबई शहर में वैसे तो ये इसका बजट इतना बड़ा है कि कई छोटे छोटे राज्यों से भी इसका बजट बड़ा होगा, और उसमें एक ये विशाल शहर है, सब कुछ इसमें है, इंडस्ट्रीज़ भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, पोर्ट सिटी भी है, और इसमें जो लोग रहते हैं सालों से एक प्रकार के बहुत मिले जुले कल्चर से अभ्यस्त हैं। और अभी क्या हुआ है कि ये जो इलेक्शंस में ऐसा लग रहा था कि जो अडानी कोशिश कर रहे हैं, पहले उन्होंने धारावी पे ये किया, और उनकी कोशिश है कि मुंबई की ज़्यादातर जगहों को लेकर वो उस पर अपना राज्य चलाएं, जैसे एयरपोर्ट भी उनके हाथ में आ गया है। तो उम्मीद ये थी कि भाई मुंबई में ऐसे नतीजे आएंगे कि जिससे अडानी का प्रभुत्व न बढ़े, और ये जो शिंदे, एकनाथ शिंदे और फडणवीस, ये दोनों हैं, ये प्रो अडानी हैं, और ये प्रो अडानी है, मतलब उस प्रकार की चीज़ें होना ज़्यादा संभव है कि अडानी अपना वर्चस्व पहले से ज़्यादा चलाए। पर शिवा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जो भाजपा है, ख़ास तौर से इन्होंने इस चुनाव को, जो म्यूनसिपैलिटी का चुनाव है, इसको भी एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, और जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ वाली बात है। एक तो अडानी की बात तकलीफ़ वाली है, दूसरी कि मुंबई में जो 1992-93 में दंगे हुए थे, उसके बाद फिर से मुंबई सेटल हो रहा था। हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना, ये माहौल आ रहा था। तो अभी ये इलेक्शन के बाद पिछली बार भी भाजपा ने वही
करने की कोशिश की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान की बात की, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह है। फिर तीसरा, मैं खुद चुनाव वोट देने गया था, तो मुझे बहुत शौक लगा कि उन्होंने उंगली पे जो निशान लगाया वो एक मार्कर पेन से था। और मार्कर पेन तो हम सब यूज़ करते हैं, मुझे पता था कि ये तो काफ़ी जल्दी निकल जाता है। तो 2 दोस्त आए और उन्होंने 1 घंटे में ही आए, बोले देखो हमारा तो निकल भी गया है। तो ये एक दूसरी बात हुई। दूसरा, जो घर के काम करने वाले हैं, दूसरी बाइयाँ वगैरह वगैरह हैं जो घर पे घरेलू काम करती हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको जो पैम्फलेट मिले बीजेपी और ये इसके एकनाथ शिंदे के, वो पैम्फलेट्स के साथ साथ एक लिफाफा था और लिफाफे में 3,000 रुपये थे। तो ये सब देख के काफ़ी दुख हुआ कि हमारे लोकतंत्र में सच्चाई है या नहीं। पहली बात, सच्चाई है या नहीं, और दूसरी बात, ऐसी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई है जो अडानी के हाथ में पूरा साम्राज्य सौंप सकती है। और जिस प्रकार से अडानी की नीतियां चल रही हैं, एक उद्योगपति के रूप में सब चीज़ों पर कब्ज़ा जमाना, वो हमारे बम्बई शहर के लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश के शहरों में जो बम्बई का कल्चर है वो इतना प्यारा कल्चर है कि वहाँ आपको सब मिलेगा। थिएटर मिलेगा, लिटरेरी क्लब्स मिलेंगे और इस प्रकार की बेहतरीन चीज़ें वहाँ मिलेंगी। तो उसमें ऐसे एक कमर्शियल आदमी के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल जाएगा तो कितना वो कल्चर रह पाएगा, उसके बारे में मुझे शंका है। और दूसरा, जिस प्रकार से इलेक्शन को करप्ट किया गया डायरेक्ट पैसा देकर, वो भी एक चिंता की बात है। और तीसरी बात, जो इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इसको एक मजाक बना दिया, क्योंकि उंगली पे स्याही लगाना ये बहुत बड़ी बात थी, और स्याही ऐसी होती थी कि जो 2-4 दिन तो निकलती नहीं थी, ये तो तुरंत निकल जाने लगी। तो इन चीज़ों से काफ़ी तकलीफ़ तो हुई है ये चुनाव से। मैं इसको चेक कर लूँगी, लेकिन शायद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस जो हैं वो अपना इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, वो कोई दूसरी बॉडी है वो कराती है, ऐसा ये कुछ मुझे है। पक्का, हाँ, जो भी जिसने भी कराए हैं, क्योंकि बहुत हल्के तरीके से उन्होंने इसको लिया है। और जो इसमें मजबूती चाहिए इलेक्शन कराने में, वो तो सेम होना चाहिए। राष्ट्र देश का इलेक्शन हो या म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, क्राइटेरियन तो सेम होना चाहिए, स्याही तो सेम होना चाहिए। तो वो उसमें जो ये आप दुरुस्त कर लीजिएगा। और उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ़ हुई इस बात की। इसको कहेंगे, मेरा पेसिमिज्म कह सकते हैं, लेकिन मुझे कई सालों से अब ये यकीन है कि जो इलेक्शन वो हारना नहीं चाहेंगे वो हारेंगे नहीं, ये तो तय हो गया है। तो इलेक्शन का जो रिचुअल है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इसलिए रहता है क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा एक एक्टिव, और थोड़ा ये भी अच्छा लगता है कि हमारे आगे हाथ जोड़ करके कैंडिडेट खड़े होते हैं और कहते हैं हमें वोट दीजिए। तो वो जो एक क्षण का ये जो हमारा ईगो और उनका ईगो जो टकराता है और वहाँ हम अपने को कुछ बड़ा समझते हैं, तो वो जो रिचुअल है वो बिल्कुल सिंबॉलिक है। हालांकि हम भी जान रहे हैं और हमारा वो नेता जो हाथ जोड़ के हमसे वोट मांग रहा है वो भी जान रहा है कि बेटा ये 2 मिनट का है, इसके बाद तो वही होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन वो ये जो हमारा वाइकेरियस प्लेजर है हाथ जोड़ के उनको देखने का, उससे हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये जो हमारा बहुत क्षणिक है स्वाद आता है मालिक होने का इस देश के जनता के तौर पे, वो भी अब जा रहा है। जी। तो ये एक बात है। अब वो कोई चुनाव हारेंगे नहीं। अब हमें क्या, अगर ऐसा लगता है तो क्या हमें सीधे अडानी साहब से बात कर लेनी चाहिए कि सर आप ही का है सब कुछ, मगर थोड़ा आराम से करिए, जीने भी दीजिए। जब उनको ही सब तय करना है तो बीच में दूसरी पार्टी क्यों होना चाहिए? हाँ। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि हमारी कोशिश होना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया को मजबूती देने वाले आंदोलन करना चाहिए। हमें हार नहीं मानना चाहिए आखिर क्षण तक। एक आशावादी के रूप में इसकी आलोचना करके कि अगली बार चुनाव ऐसे ना हो और चुनाव प्रक्रिया में ज़्यादा ईमानदारी लाई जाए, इसकी एक चेतना फैलाने का काम समाज में करना चाहिए। ऐसा वो सही रास्ता होगा। हमारे कॉरपोरेट की नज़र जो हमारे जंगलों पर है, मैनग्रोव्स पर है, पानी पर है, और उसके जवाब में हमें ये मिलता है कि माँ के नाम एक पेड़। तो माँ के नाम आप पेड़ नहीं लगा सकते, एक पौधा लगा सकते हैं जी। और अगर वो सरवाइव कर गया तो शायद 20 साल बाद पेड़ बन जाएगा जी। लेकिन जंगल काटने के बाद माँ के नाम एक
पेड़ लगाने की जो भ्रांति फैलाई गई है, इसको आप मुंबईकर के तौर पे, क्योंकि आपके यहाँ भी मामला चल रहा है, मैनग्रोव्स बहुत हैं, मैनग्रोव्स भी बहुत हैं, और उसी के साथ साथ आरे सोसाइटी का जो मामला है वो भी है। आपको लगता है कि आप आंदोलन बढ़ाएंगे? अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, आरे का जहाँ तक सवाल है, तो आरे के संरक्षण के लिए एक अच्छा आंदोलन चल रहा है। वहाँ एक अच्छा ग्रुप है जो इसमें नियमित रूप से आंदोलन करता है। अभी उन्होंने नई बात बनाई है कि ये जो एक कोस्टल रोड था समुद्र के बाजू बाजू, उसके लिए कुछ मैनग्रोव्स को काटने की बात की गई थी, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठी है। अब देखिए, आंदोलन कितना सफल होता है ये तो दूसरी बात होती है, पर निश्चित रूप से अगर आंदोलन तेज़ नहीं हुआ और इन्होंने अपने रास्ते पर गए, तो हम खुद की कब्र खुद खोद रहे हैं। क्योंकि मैनग्रोव्स वगैरह जो हैं, यही तो बम्बई को बचाते हैं पानी के प्रकोप से। और जो हमारा आर्य कॉलोनी बहुत बड़ी है, उसकी भी जो सुखद छाया है, वो भी बम्बई के वातावरण को काफ़ी ठीक ठाक रखती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हुई, तो मैं अभी देखता हूँ कि इनके आंदोलन नियमित रूप से चलते रहते हैं। जो वहाँ ग्रुप्स हैं कुछ पर्यावरण से काम करने वाले, वो अपना काम काफ़ी बेहतरीन तरीके से कम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका आंदोलन सफल हो, और उस आधार पे ये जो इनके प्लान्स हैं उनको नाकामयाब किया जाए, ऐसा होना चाहिए। जो बड़े उद्योगपति हमारे बड़े शहरों पर दांत गड़ाए हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो नए शहर बसाएं। हमने नए शहरों के नाम पे सिर्फ शहरों के नाम बदलते हुए देखा है इस समय। ये नहीं हुआ कि कोई नया सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बन जाए, या कोई नई इस तरह की आबादी बसाई जाए जो बड़ी प्लान्ड हो, जिसमें हरियाली हो, जिसमें ग्रीन बेल्ट्स हों, और आपके पार्क हों, बुजुर्गों के रहने की चलने फिरने की जगह हो। ये भी तो है, इसी देश में अगर कोई अच्छा नया शहर बसे तो पैसा तो वहाँ से भी आ सकता है। तो हमारे उद्योगपतियों को यही शहर क्यों चाहिए हैं जहाँ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है? क्यों? आपको कुछ समझ में आती है बात? देखिए, उद्योगपति ज़्यादातर तो खुद के प्रॉफिट की बात देखता है, वो समाज की भलाई के बारे में उतना नहीं सोचता, दुर्भाग्यवश। और जैसे वो बहुत एक शॉर्ट टर्म तरीका है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट खींच ले। जबकि जो बात बहुत बेहतरीन सुझाव आप दे रही हैं, बीच में बात हुई थी स्मार्ट सिटीज़ की, इसी प्रकार से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीज़ की बात कर सकते हैं। ऐसी सिटी जहाँ एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो, लोग चैन से रह भी सकें, उसमें उद्योग धंधे वाले अपना उद्योग भी बसाएं। हाँ। ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। और जैसे मुझे याद आता है, 2 शहरों के नाम तो मुझे याद आते हैं जो उद्योगों के कारण प्रसिद्ध हुए। एक टाटा नगर, दूसरा मोदी नगर। ये नरेंद्र मोदी वाला नहीं, वो जो दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी बड़ी टायर की फैक्ट्री वगैरह वहाँ थे। तो ये 2 शहर मुझे याद आते हैं। ऐसे शहर अगर पर्यावरण के फ्रेंडली तरीके से बनाए जाए तो वो एक बेहतरीन उपाय होगा। पर अब इंडस्ट्रियलिस्ट को कौन पकड़े? वो तो अभी शासक के बाजू में ही बैठे हुए हैं, और हमारे जो कई खास बड़ी पार्टी है, वो उन्हीं के चंदों पे चलती है, उन्हीं के विमान में घूमती है, और उसके बाद उनके जो टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया जिस पे वो कंट्रोल करते हैं, उसी के आधार पे हमारी सबसे बड़ी पार्टी चलती है। तो ये मुश्किल तो है। होने चाहिए में तो बहुत कुछ है, पर ये हो सकता है क्या, उसमें मुझे थोड़ी शंका है। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक देख लिया, यानी आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अपने जैसे लोगों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे अच्छी बातें आगे बढ़ें। शुक्रिया। यहाँ पर होना चाहिए का आइडियलिज्म नहीं है। मेरा कहना ये था कि वहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, वो भी बेनिफिशियरी, और उसमें कम मुनाफा नहीं होगा। अगर कोई नई बस्ती बसाई जाएगी, ढंग से बसाई जाएगी, तो उसमें भी मुनाफा है। लेकिन ये इसी को जो ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड भूभाग है बड़े शहरों का, उसी को फर्दर एक्सप्लॉइट करने का जो जिद है, उस जिद के आगे सब हार रहे हैं। जनता हार रही है, पर्यावरणवादी विशेषज्ञ सब हार रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात होती है। देखिए, इसमें मैं एक थोड़ी कमेंट कर दूं कि जो एक पब्लिक पॉलिसी रहती है, पब्लिक पॉलिसी केवल सरकार से आना ज़रूरी नहीं है। जो भी सामाजिक विचारक होते हैं, और ऐसे मामले में पर्यावरण से, ख़ास तौर से शहरों का विकास तो पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ है। हमारे पर्यावरण के एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है।
तो ऐसा कुछ कंपल्शन लाया जाए कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं वो पर्यावरण के इस प्रकार के सुझावों को ये उनके ऊपर मैंडेटरी हो। क्योंकि फ़र्क तो यही है कि आज हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई लगाम नहीं है। पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर में पूरी सरकार राय सबकी लेकर उसके हिसाब से बसाए गए। अभी सरकार का नियंत्रण एकदम ना के बराबर हो गया है और ऐसे समय में उद्योग धंधों पर नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल है। तो कुछ नया कानून, ऐसा कानून लाके कि भाई उद्योगपतियों के लिए मैंडेटरी है कि जैसे CSR लाया कि इतना आपको समाज के विकास के लिए देना है, वैसे ही आप जहाँ इंडस्ट्री बसाते हैं वहाँ ये कंडीशन होना चाहिए। ऐसा कुछ कानून लाने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो हैव टू सर्वाइव और लिव इन द सेम एनवायरनमेंट। सो ये सवाल तो पता नहीं, ये या तो ये लोगों ने अपने ठिकाने कहीं और बना लिए हैं, हम ही बेवकूफ़ हैं, हम देशभक्ति हमारे हिस्से आ गई है, क्योंकि हमारे पास चारा नहीं है। हर आदमी तो नहीं पलायन कर सकता भारत से। जी। यही हुआ होगा शायद, पता नहीं। सर, हमारे यहाँ इस बीच बड़ी ख़राब आतंकवादी घटनाएं हो गई हैं। पहलगाम को तो अभी हम रो ही रहे थे, दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ वो भी कम ख़राब नहीं था, और यहाँ बहुत बड़ी घटना घट गई है। उसके बाद ही साथ हमने देखा कि जो यहाँ से उठा करके लेकर के गए थे विस्फोटक, वो वहाँ पर भी फूट गया, मतलब अब सबूत भी गायब हो गया है। ऐसे में जब इतने बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं देश में हो रही हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको जवाब देना था कि ये कैसे हो पा रहा है, क्यों नाकाम हो रहा है उनका महकमा। बजाय इसके उन्होंने आह्वान कर दिया है कि बदला लेना होगा। तो बदला, मतलब ये तो बहुत अजीब बात हुई कि सवाल हमें करना था कि डोवाल साहब आप इतने नाकाम कैसे हैं, और कहीं की भी जांच हमारे पास नहीं है। पुलवामा, पहलगाम, कुछ भी नहीं है, और ये हो गया। ये जो बदला लेना है, ये किससे लेना है बदला? देखिए, बदला लेने पे मैं आता हूँ, पर उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि डोवाल साहब इस गवर्नमेंट के बहुत फेवरेट ऑफिसर हैं। उनकी उम्र 82 साल है, 81-82 साल है। 82 है वो? 82 है, उसके बावजूद वो काम पर हैं। मतलब उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के फेवरेट हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब पहलगाम हुआ और उसके बाद दूसरी घटनाएं हुई, तो उन्होंने इस सवाल का कभी जवाब नहीं दिया कि ये जो विस्फोटक आए, RDX आए, वो कैसे आए, सिक्योरिटी में ब्रीच कैसे हुई। तो ये पहली बात, इसका जवाब तो कभी आया नहीं। फिर दिल्ली में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे ये हुआ, हार्ट ऑफ द सिटी में हो गया। तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा बदला लेना है, उसमें केवल उन्होंने आतंकवादी घटनाओं का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इतिहास के बारे में भी कहा कि हमारे मंदिरों को लूटा गया, हमारे शहर गांव बर्बाद किए गए, ये सब। तो उनका इशारा निश्चित रूप से मुसलमान राजाओं की तरफ था, और बदला किससे लिया जाए, ये एक बात है। तो इस पे मुझे तो खैर पहली बात तो ये है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों में मानते हैं वो कभी बदले की बात नहीं करते। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो अपराध करता है उसको सज़ा दो, और जो निर्दोष है उसको आप संरक्षण दो, प्रोटेक्शन दो। तो इस प्रकार से बदले की बात ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहीं फिट नहीं होती। ये एक सामंती सोच है। दूसरा सामंती सोच है, उसमें से ख़ास तौर से मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को लूटा गया, गाँव को प्लंडर किया गया। तो इशारा तो मुसलमान राजाओं की तरफ था, जिसमें हम चर्चा कई बार जगह पे कर चुके हैं कि मंदिर तोड़ने के क्या क्या कारण थे, और मंदिर तोड़ने वाले में मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे। मंदिरों के तोड़ने का पूरा जो डायनेमिक्स था वो सत्ता के चारों तरफ था, संपत्ति के लिए था, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक पूछ सकते हैं उनसे कि भाई आप बदला किससे लेंगे? मंदिर तोड़े गए, राजा हर्षदेव ने कश्मीर में कई मंदिर तोड़े, तो किससे बदला लेंगे आप? आज के हिंदुओं से या राजा हर्षदेव से? राजा हर्षदेव से बदला लेना तो लीजिए। औरंगज़ेब ने कहते हैं बहुत मंदिर तोड़े, उसमें भी बहुत एग्जेजरेशन है, 10 से ज़्यादा मंदिर उन्होंने नहीं तोड़े, जबकि 30, 40, 50 मंदिरों को उन्होंने दान भी दिया। तो आप किससे बदला लेंगे? औरंगज़ेब से बदला लेंगे या आज के मुसलमानों से बदला लेंगे? बदला किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत है कि डोवाल साहब इतने सीनियर ऑफिसर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ जो मंदिर तोड़े गए राजाओं के द्वारा, वो कोई धर्म के लिए नहीं तोड़े गए। धर्म कोई फैक्टर, एक छोटा सा फैक्टर रहा होगा। मुख्य फैक्टर क्या था? संपत्ति,
विरोधी राजा का अपमान, और अगर वहाँ आपके विद्रोही छुपे हुए हैं या वहाँ कोई इमोरल एक्ट, अनैतिक काम चल रहा है, तो वहाँ तोड़ा जाता था। कई मुसलमान राजाओं ने मस्जिदों को भी हाथ लगाया, क्योंकि वहाँ भी कई बार संपत्ति मिली। अब राजा हर्षदेव का एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, राजतरंगी में आपको मिलता है जी। बहुत मंदिर तोड़े उसने। तो अब डोवाल साहब से पूछना चाहिए कि अब ये हर्षदेव का बदला कैसे लेंगे आप। एक, मैं गांव पे आता हूँ, दूसरे रूट पे आता हूँ। दूसरी बात देखिए कि यहाँ बहुत सारे बुद्ध विहार तोड़े गए जी। बहुत सारे जैन मंदिर तोड़े गए। चोला चालुक्य राजाओं के बीच में मंदिर तोड़ने की बात हुई, दक्षिण भारत के जो कई कम लोग बात करते हैं। फिर बुद्ध विहारों का जो बदला ये हुआ, उससे किससे बदला लेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो एक ब्राह्मण राजा था, उसने कई बुद्ध विहारों को तोड़ाया। तो ये बदला लेने की बात जो इतिहास में है वो बिल्कुल गलत है। एक तो ये उन्होंने बात की, मैं इसमें कुछ थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ, 1 मिनट। वो ये है कि इतिहास में भारत में दलितों पे बहुत अत्याचार हुए। कहीं कमर में झाड़ू बांधना पड़ रहा है, कहीं गले में मटका लटकाना पड़ रहा है। स्त्रियों पे बहुत अत्याचार हुए, सती प्रथा थी, सती प्रथा। तो आप दलितों पे जो अत्याचार हुए उसका बदला किससे लेंगे? आज के सवर्णों से लेंगे? स्त्रियों को जो सती किया गया, तो आजकल अभी पुरुषों को सता करेंगे? ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल मुझे लगता है कि पहले सती प्रथा थी, अब हम बदले में सता प्रथा चालू कर रहे हैं। पहले दलितों पे के कमरे में ये बांधते थे झाड़ू, अभी सवर्णों के कमर में बांधे। ये बात तो एकदम गलत है। इस प्रकार का विचार ही इतिहास के समझने के लिए निकालना चाहिए। इतिहास को ही हम इसके लिए थोड़ी पढ़ते हैं, इसके लिए थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि हम बदले की बातें करें। इतिहास के समझने का एक ही कारण होता है कि इतिहास में जो अत्याचार, अन्याय गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, स्त्रियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ हुए, उसमें से सही रास्ता कैसे अपनाना भविष्य में, ताकि जो लोग इतिहास की नीतियों के कारण वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, उनको आज हम कैसे इज्जत दें, बराबरी के साथ रखें। इतिहास का तो एक ही उद्देश्य मुझे दिखता है कि एक बेहतर भविष्य को बनाने में उसका पुराने इतिहास से सीख लेना चाहिए। तो पहले तो मैं बदले की बात बहुत खारिज करता हूँ। दूसरा, बादशाहों का युग को हम एक पूरी हिस्ट्री को बादशाह के आधार पे नहीं ले सकते। मानव समाज तो बहुत आगे आगे बढ़ा है। शिकारी अवस्था थी, पशुपालक अवस्था थी, राजाशाही थी, अभी लोकतंत्र आ रहा है। तो राजाशाही तक ठीक था कि राजा के ही कानून थे और बदला बदली सब ये होता रहता था। समाज में ऊंच नीच होती रहती थी, दलितों के खिलाफ अत्याचार होते थे। कि अत्याचार केवल ये जो बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं पे ही अत्याचार हुए। अब हिंदुओं की कैटेगरी में आप दलित को कहाँ रखेंगे? हिंदू महिलाओं को कहाँ रखेंगे? तो हिंदुओं पे जो हुआ वो तो हमको देखना चाहिए कि हिंदुओं पे अत्याचार भी है, हिंदुओं को बड़ी बड़ी जगहें भी मिली। औरंगजेब के दरबार में 33% अधिकारी तो हिंदू थे। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, और फिर तानसेन भी थे। मानसिंह तो उनके कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ से ज़्यादा आप क्या पावर किसी को दे सकते हैं? तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इतिहास की इतनी गलत समझ को क्यों लेते चलना चाहते हैं। वो नौजवानों के बीच में बोल रहे थे, अभी तो आजकल अभी इतिहास की किताबों में भी बदलाव किया जा रहा है कि मुग़ल पीरियड को बिल्कुल निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में यही किया, हिंदू पीरियड को पूरा निकाल दिया, हिंदुओं को इतिहास से गायब कर दिया। तो उसमें मुझे वरुण ग्रोवर की एक जोक बहुत अच्छी याद आती है। तो वरुण ग्रोवर ऐसा बताते हैं कि भाई मान लो कोई विदेशी पर्यटक आया, ताजमहल तो देखने जाएगा, वो पूछेगा अपने एस्कॉर्ट को, वो ये किसने बनाया? तो वरुण ग्रोवर बोलते हैं शायद कोई श्रीवास्तव साहब थे, उन्होंने बनवाया होगा, वगैरह वगैरह। तो मतलब ये हम क्या मजाक कर रहे हैं इतिहास के साथ? और इतनी अच्छी अच्छी हमारी जो इतिहास की उपलब्धियां हैं उनको विकसित करके और ले जाने की ज़रूरत है, रादर देन। और जो गलतियां हुई हैं, और गलतियों का भी मूल्यांकन सही तरीके से करना चाहिए। कि जैसे पाकिस्तान के भी जो बताया जाता है कि यहाँ सब जो गलतियाँ हुई हिंदू राजाओं से हुई, हिंदू राजा कमज़ोर थे, नालायक थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे बताते हैं? पाकिस्तान में ऐसा बताते हैं कि हिंदू राजा कमज़ोर थे। अरे वाह, कावर्ड थे। आपने ये ऐसा कुछ पढ़ा, वहाँ की किताबें पढ़ी? अब थोड़ा डिटेल में बताइए। किताबें मैंने देखी, जो मैंने इतिहासकारों का वर्णन बताया, तो उसमें जो मुस्लिम कम्युनल नैरेटिव है उसमें यही है कि हम मुसलमान तो भारत के राजा थे और हिंदू हमारे मातहत थे, वो कायर थे।
और फिर बाद में वो कास्ट सिस्टम का भी नाम यही बात तो आरएसएस भी हिंदुओं को बताता है। हाँ। और इसीलिए बदले की भावना पैदा करवाता है। तो ये पाकिस्तान में जो इतिहास बताया जा रहा है एक तरफा, और आरएसएस जो बता के हीन भावना भर रहा है हिंदू समाज के अंदर, तो ये तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो इस प्रकार की राजनीतियां एक दूसरे का पूरक होती हैं, वो एक दूसरे के विरोध में नहीं होती। एक सांप्रदायिक राजनीति दूसरी सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत करती है, बिल्कुल उसका विरोध नहीं करती वो। तो वो जो नैरेटिव पाकिस्तान में चलाते हैं उसका दूसरा नैरेटिव यहाँ चलाते हैं, उससे वहाँ नफरत फैलाते हैं हिंदुओं के खिलाफ, इससे यहाँ नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये इनके तरीके, वो आपको याद होगी ना, फहमीदा रियाज, अरे भाई तुम भी हम जैसे निकले थे, कहाँ छुपे थे भाई। तो ये वही मामला है जो हमको दोनों चीज़ों का विरोध करना चाहिए। आपने बताया कि मुग़ल दरबार में हमेशा हिंदू राजा रहते थे, हिंदू सिपहसालार रहते थे, वही उनके सेनापति होते थे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि मुग़ल काल में जो हिंदू राजा थे उन सब के जो महल हैं वो तो उनके बच्चों के पास अभी भी हैं। वो उनके आगे के जो वंशज हैं वो उनको भोग रहे हैं, उनमें रहते भी हैं, और उनका जो टूरिज़्म में इस्तेमाल हो रहा है आनंद लेते हैं और टूरिज़्म में इस्तेमाल करके उससे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं वो सारे होटल्स में, लग्जरी होटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, और वो भारत के जो सबसे महंगे होटल हैं तो वो उन्हीं मुग़ल काल के हिंदू राजाओं के ही हैं। जी। लेकिन किसी भी मुसलमानों के पास उनके अपने महल वहल नहीं। अगर इतने साल राज किया मुसलमानों ने तो मुसलमान शासकों के वंशजों के पास कुछ भी कैसे नहीं है? क्या वजह हुई होगी? हाँ, देखिए इसमें मेरे ख्याल से जो बाद में 1857 के बाद ख़ास तौर से ब्रिटिश ने जो किया, ब्रिटिश ने 1857 के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। मुसलमान शाह, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र इसके लीडर थे, 1857 के लिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, और मुसलमान राजाओं के साथ साथ जो मुसलमान सिपाही भी थे उनको फांसी पे लटकाया। दिल्ली से लेके मेरठ के सड़क के दोनों तरफ के झाड़ उन फांसियों से भर गए थे। तो मेरे अंदाज से जो मुसलमान के वंशज थे तो उस 1857 के बाद उनका अस्तित्व प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया। और जबकि इसके बाद जो हिंदू राजा थे, कई हिंदू राजाओं ने तो 1857 में भाग भी नहीं लिया। सिंधिया परिवार के जैसे आप देखिए, और भी दूसरे कई हिंदू राजाओं ने नहीं लिया, और हिंदू राजाओं के खिलाफ इतना कोई बदला लेने की भी बात नहीं आई। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी भी कुछ हिंदू राजाओं के महल बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा आपको मुसलमान राजाओं के बारे में ज़्यादा नहीं दिखता। कई मुसलमान राजाओं के पास उनकी संपत्ति है भी सही, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मुझे लगता है कि ये जो भोपाल के नवाब पटौदी थे, भोपाल की कुछ बेगमें हैं, उनके पास भी कुछ संपत्ति होगी, पर उनका इतना सुनने में नहीं आता कि महल वहल तो नहीं है किसी के पास। मतलब जो रहने की जो उनकी जगहें थी उस समय की, वो उनके वंशजों के पास किसी के पास नहीं है। तो वही कारण है 1857 की क्रांति का जो है ना, उसके बाद उनको काफ़ी सीन से हटाया गया। तो हिंदू राजाओं को क्यों नहीं हटाया गया? हिंदू राजा में 2 कारण थे। एक तो उनको मुख्य कल्प्रिट नहीं बनाया गया, मतलब अंग्रेजों ने ये नहीं माना कि इन्होंने हमारे खिलाफ हथियार उठाए। करेक्ट, इन्होंने वो नहीं माना। और ख़ास तौर से जो इस प्रकार के राजा थे सिंधिया टाइप, वो तो अंग्रेज़ों का साथ ही दे रहे थे इनडायरेक्टली, और 1857 की क्रांति का विरोध कर रहे थे। तो ये विरोध के कारण वो बच गए और इनको वहाँ से नहीं हटाया गया। फिर इंदिरा गांधी ने जब प्राइवेट पर्सेस बंद किए, उसका एक अलग चैप्टर है। तो कुल मिला के ये बेवकूफ़ी की मुसलमानों ने कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह में आगे बढ़ के खुद को बर्बाद किया, और अभी उनके वंशज, मैंने सुना है रिक्शा विक्शा चला रहे हैं कलकत्ते में। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये एक बहादुरी का काम था। अंग्रेज़ों के जुल्म काफ़ी बढ़ गए थे, किसानों पर उनके जुल्म जो देखिए आप, उन पर लगान, टैक्स वसूली बहुत मजबूत हो गई थी, और किसानों पे अत्याचार हो गए थे। कई राजाओं की भी रियासतों पे वो कंट्रोल कर रहे थे। तो मुसलमान राजा जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो एक प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए कर रहे थे कि लोगों पर जो अंग्रेज़ों के बहुत जुल्म व सितम हैं वो कुछ कम हो। तो मैं तो तारीफ़ ही करूँगा उसके लिए।
तारीफ तो आप करेंगे, मगर अब ये मसला है कि मुझे समाज में भी कुछ मुगल वुगल दिखते नहीं हैं। वो लोग कहाँ चले गए? मतलब मैं ये सोच रही हूँ, डोभाल साहब बदला लेने के लिए कह रहे हैं, उनके इस मामले में हम ही फंस जाएंगे, मतलब हम ही से बदला ले लिया जाएगा। हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम तो दरबार से उस समय भी उतने ही दूर थे। आम मुसलमान जितना आज के दरबार से हम दूर हैं, आम हिंदू आम मुसलमान आज के दरबार से भी दूर है, उससे भी दूर था। जो खास लोग थे या जो उनके वंशज थे, वो सारे खानदान कहाँ चले गए? और वो अगर नहीं मिलेंगे तो ये तो जुम्मन से और अब्दुल से बदला ले लिया जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत खतरनाक लगी, और पहली बार इन्होंने कही, क्योंकि ये निश्चित रूप से आज के जो शासक हैं, शासकों की जो विचारधारा है उससे नज़दीक है, इसीलिए उनको बार बार एक्सटेंशन इतने लंबे लंबे मिल रहे हैं। इतनी उम्र के बावजूद भी वो ऐसे बने हुए हैं। तो ये बदले की बात उन्होंने जो उठाई है, ये समाज में एक प्रकार से बहुत दुर्भावना को बढ़ा सकती है। तो इसके लिए तो ये बयान के खिलाफ एक आवाज़ उठनी चाहिए। या तो ये बयान को वापस लें, इसके लिए माफ़ी मांगे, या उनके खिलाफ जो हेट स्पीच है, ये भी एक प्रकार की हेट स्पीच है। हेट स्पीच के अंडर में सुओ मोटो कोर्ट ने कुछ करना चाहिए। मुसलमान कैसे बचे इस, क्योंकि अब तो बड़े 100 150 लोग दस्ते बना करके गड़ासे और हथियार हाथ में लेके मुसलमानों को मारने के लिए निकलने की बात कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे कोई बयान दे रहा है। अब हम उस भीड़ का वीडियो देख रहे हैं जो मारने निकल रही है, जिसके हाथ में हथियार, गड़ासे और डंडे और तलवारें हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि कोई मुगालते में ना रहे, हम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, हम मुसलमानों को मारने निकल रहे हैं। ये उन्होंने कहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम कह रहे हैं मुसलमानों को मारने निकल रहे हैं। जी शिवा जी, देखिए, मुझे लगता है कि हम देश एक बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। और जैसे ग्रेगरी स्टेंटन, जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने युगांडा में स्टडी किया था, और युगांडन रेडियो और परिस्थिति को देख के उन्होंने फोरकास्ट किया था कि यहाँ जेनोसाइड हो सकता है। और इंडिया के बारे में कुछ सालों पहले उन्होंने कहा था, जेनोसाइड की 10 की स्केल में इंडिया 8 तक पहुँच गया है। तो आप जो बात कह रही हैं, मुझे भी वो उतनी पीड़ा देती है कि हम जो आगे जा नहीं पा रहे। आगे मतलब जो दीवार खड़ी कर दी गई है, नफ़रत की दीवार मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे। तो उसके उपाय सोचना पड़ेगा। समाज में किस प्रकार से कार्यक्रम हो कि जो हिंदू मुसलमान को जोड़ें, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा की गई है उसको कैसे हम उसका मुकाबला कैसे करें, ये मेरे लिए एक बहुत चिंता की बात है। आप जो कह रही हैं वो डर मुझे भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तकलीफ़ ये है कि उसके लिए ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे। ज़्यादा लोग जो सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ये नफ़रत का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया, कम्युनिटी मीटिंग्स, कम्युनिटीज़ में अच्छी फिल्में दिखाना, नुक्कड़ नाटक करना, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है आज। और इसके लिए कोशिशें अगर हुई तो ही हम इसको रोक पाएंगे, नहीं तो हम बहुत गलत रास्ते पर काफ़ी आगे आ चुके हैं। मुझे ये लगता है जो ये दस्ते बने हैं मुसलमानों के कत्लेआम करने के लिए भारत में, ये दस्तों ने अपने इलाके तय कर लिए हैं कि वो किन इलाकों में जाएंगे और कहाँ वो इसको अंजाम देंगे। हम दूर से बैठ के हमारा क्या योगदान हो सकता है? क्या हम अपने देशवासियों से बात करें, क्या कहें कि इसको रोका जाए? क्योंकि जब कोई राष्ट्र अपने आप को इस तरह से सारी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देता है तो उसका नुकसान तो सभी को होता है। जो मारे जाएंगे उनको भी होगा, लेकिन उनके अलावा भी सबको होगा। तो ये देश हित में नहीं है, ये बात तो तय है। देशवासियों से इसको कैसे समझाएं, क्या कहें? देखिए शिवा जी, मेरे ख्याल से आज़ादी के आंदोलन में जिस प्रकार का काम महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने जिस प्रकार से सभी मज़हब के लोगों को साथ मिलाए थे, वो उसी प्रकार की भावना से फिर से काम करने की ज़रूरत है। जो हम लोग सड़क पे नहीं जा सकते, कम से कम नौजवानों को जो ख़ास तौर से समाज के लिए समर्पण करना चाहते हैं, उनके बीच में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाना चाहिए जिससे वो इस बात को समझें। क्योंकि आज शिवा जी ऐसा है कि लोगों के मन में इतनी नफ़रत भर गई है गलत फहमियों के आधार पे,
वो गलत फहमियों के आधार पे नफ़रत फैल गई है, और वो गलत फहमियाँ दूर करने की जो कोशिश है वो काफ़ी नाकामयाब रही है अभी तक। तो उसको कैसे कामयाब बनाना, क्योंकि अभी हमारे पास भी सोशल मीडिया है, हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बीच में भी ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हो सकते हैं जो समाज के लिए काम करना चाहें। उनको अगर हम इन चीज़ों के बारे में ट्रेन करके कम्युनिटी में एक्शन करने के लिए बोलें, घर घर जाके काम करने के लिए बोलें, ऐसे कुछ कुछ ग्रुप हैं भी। नहीं, मुझे कुछ संतोष भी कभी कभी होता है। कुछ कुछ जो ग्रुप्स को मैं जानता हूँ जो आजकल हर एक मौके पर जाकर देश की जो मेल जोल की परंपरा है और भारतीय संविधान जो सब लोगों को बराबरी का दर्जा देता है, ये चीज़ें घर घर जाकर वो बताते हैं। तो ऐसी एक बड़े प्रकार के आंदोलन की ज़रूरत है जो समाज में इन सही मूल्यों को ले जाने की कोशिश करे। है तो काम मुश्किल, कहने में आसान लग रहा है पर मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। पर कहीं कहीं मैंने इसके प्रयोग देखे हैं महाराष्ट्र के कुछ शहरों में जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर बहुत थोड़े हैं अभी। उसी को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। सच्चर रिपोर्ट आई थी तब पता चला था मुसलमान इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ है, दलितों से भी पिछड़ा हुआ है जी। और ये जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो है उसमें भी अब मुसलमानों की आबादी में कमी आई है और उसका कारण महंगाई है। सबको पता है कि अब आप ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ना उनके पास रहने के लिए जगह है, ना कमाई है, ना दवाई है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है। तो आर्थिक हालात की वजह से इस देश में गरीबों के बीच में परिवार नियोजन हो रहा है, ये दिख रहा है। और मुस्लिम समाज में तो बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ पुरानी दिल्ली में मैं देख रही हूँ कि अब सबको समझ में आ रहा है। एक ऐसी जनसंख्या जो अपने आप में इतनी दबी कुचली है, आर्थिक स्तर पे भी, पढ़ाई के स्तर पे भी, तो उससे जो बदला लिया जाएगा वो ये कौन सा सुख प्राप्त करेगा, समाज कौन सा सुख प्राप्त करेगा ये ऐसे लोगों से जो वैसे ही निरीह हैं, जो वैसे ही अपने ही लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको फर्दर बेदखल करके जो उनकी बहुत छोटी सी जीवन यापन के लिए जो भी कारोबार है या जो लोग फेरी लगाते हैं उनको रोका जाता है, जो नीचे ज़मीन पर टाट बिछा के कोई चीज़ बेच रहे हैं उनको रोका जाता है। कश्मीर के जो आते हैं शॉल बेचने वाले अपने कंधे पे बोझ लाद के घूमते हैं और घर घर जाके सेवा देते हैं कि भाई अगर ख़रीदना है तो हम आपकी द्वार पे आ गए, उनको रोका जाता है। ये इतने कमज़ोर वर्ग को और ज़्यादा कुचलने की जो आह्वान है और जो जोश है, ये कैसा सुख है? हिंदू सुख क्या है ये देखिए, जब नफ़रत सर पे चढ़ के बोलती है तो एक प्रकार से वो इंसान को पागल कर देती है। पागल तो उसमें फिर जिस प्रकार से आप तर्कपूर्ण रैशनल सोच रही हैं वो रैशनल थिंकिंग से बाहर हो जाता है। आप देखिए दंगों में भी जो मारे जाते हैं ज़्यादातर तो गरीब होते हैं, जो बच ही नहीं सकते, एक्सपोज्ड होते हैं, वही मारे जाते हैं। और जो दंगे करवाते हैं वो अपने एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं निर्देश देते हुए क्या करना है। तो ये मुख्य इसका कारण जो है वो नफ़रत है। और नफ़रत भी के पीछे भी जो आज तीसरी बात क्या हो रही है कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे असली हैं, बेरोज़गारी के, गरीबी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनके ऊपर ज़्यादा एड्रेस नहीं हो रहा। देश में गरीबी पहले से बढ़ रही है, अमीर गरीब के बीच में भेद बढ़ रहा है। उसको न करने के बजाय तो इससे जो बेकार लोग निकलते हैं उनको ये एक प्रकार का नशा चढ़ा दिया जाता है कि तुम्हारी समस्या ये क्यों है, क्योंकि वो मुसलमान ऐसा है। तुम्हारी समस्या ऐसी क्या है, क्योंकि मुसलमान ऐसा है। और तो वहाँ से वो जो नफ़रत है उसका आनंद लेने के लिए वो इस प्रकार का करते हैं। तो मैं तो उनको भी ज़्यादा दोषी नहीं ठहराता, ज़्यादा दोषी ठहराता हूँ जो उनको भड़काते हैं, जो उनको इस रास्ते पे ढकेलते हैं। और पूरी सरकारी नीतियाँ जहाँ सबके लिए काम नहीं है, हर रात को काम होना चाहिए, तो वो नीतियों को मैं ज़्यादा आलोचना करूँगा। आपने रोजगार की बात की, रोजगार का अधिकार यूपीए में हमें मिला था भारत के लोगों को। अभी रोजगार के अधिकार के तहत जो मनरेगा चल रही थी, पहले तो वो नाम बदलने पर भी बात करूंगी आपसे, लेकिन ये जो अब जो स्वरूप बना है और उसमें जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि अब ये ख़त्म कर दिया गया, इसके अंदर से जो इसमें से मिलना था वो ख़त्म हो गया, अब ये नाम ही नाम बचा है। आपकी नज़र में ये जो मामला है मनरेगा का, ये कहाँ पहुँचा है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो मनरेगा जो आया वो हवा से नहीं टपका।
यहाँ के जो हमारे सामाजिक आंदोलन के लोग थे, उन्होंने इसके लिए काम किया, सरकार पे दबाव डाला इसी बात का। उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी जो जनता की बातों को सुनती थी। तो ये सोशल मूवमेंट के दबाव के कारण मनरेगा लाया गया। और उसमें क्या था कि जो 100 दिन का काम था वो ग्रामीण पंचायत डिसाइड करती थी किस प्रकार का काम होगा, कहाँ होगा, हर जगह। यानी एक प्रकार का डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस उसमें था। और ये मनरेगा एक अधिकार के रूप में था कि वो आदमी बेरोजगार है, वो कहता है मेरा अधिकार है, मुझे काम मिलना चाहिए, आपको मिलेगा। अभी क्या हो गया है कि ये सरकार ने आके पहले तो महात्मा गांधी का नाम निकाल दिया और उसके बदले जी राम जी लेके आए, क्योंकि ये जानते हैं कि महात्मा गांधी को वैसे तो ख़त्म करना मुश्किल है विचारक के रूप में। पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रोशनी के रूप में महात्मा गांधी के मूल्य आए हैं, पर वो ये तो उनके खिलाफ है इनकी विचारधारा। एक दूसरा, ये लोगों की जो नीति है, जो भी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा, जो भी करते हैं वो अधिकारों की बात गरीबों के लिए नहीं रखते। हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक है ड्यूटी, दूसरा है राइट, कर्तव्य और अधिकार। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार संभ्रांत लोगों को देना चाहते हैं, एलीट लोगों को देना चाहते हैं, और जो गरीब शोषित तबका है उसके लिए ड्यूटी रखना चाहते हैं। आपकी ड्यूटी है ये करो, ये क्योंकि जो बैलेंस हमारे डेमोक्रेसी में रहता है ड्यूटीज़ एंड राइट्स, उसमें जो सोशलिस्ट लोग होंगे वो राइट्स की बात ज़्यादा करेंगे, मिडिल ऑफ द रोड भी बात करेंगे। राइट्स भाई, हमारे को जैसे जीने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, राइट टू लाइफ में राइट टू एम्प्लॉयमेंट आएगा या नहीं आएगा? तो राइट के रूप में आएगा। अभी उन्होंने इसको बदल के अलॉटमेंट बेसिस पे कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी कहाँ काम होगा, कहाँ कैसे प्रकार का काम होगा। तो पहले क्या था, लोगों का अधिकार था, अभी ये ऊपर से दिया हुआ एक ऑर्डर है। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो दर्दनाक हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी का नाम हटाना। नंबर 2, इसको मेरे अधिकार को छीन कर एक अलॉटमेंट के रूप में रखना। और तीसरा, अधिकार के बदले कर्तव्य पर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि हमारे जो पहले भी आज़ादी के आंदोलन में बातें हुई उसमें ये बात हुई थी कि भाई जैसे राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी उपलब्धि है कि हमने राइट टू लाइफ उसमें है। और राइट टू लाइफ में राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी आता है, राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू फूड भी आता है। और आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपीए सरकार की बहुत आलोचना आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, पर उस समय जो जन आंदोलन की बातें थी उन्होंने इस सब की डिमांड रखी कि आप एम्प्लॉयमेंट का राइट दीजिए, हेल्थ का राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सब बातें उसी दौरान आई। और अभी आज वो सब राइट की बातों को हटा के ड्यूटी की बातों को लाया जा रहा है। इसको आप ज़रा ख्याल से कीजिएगा। और ये बात मैं सोचता हूँ कि जो भी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, जो भी मज़हब के नाम पे या दूसरी चीज़ों पे संकीर्ण राजनीति करते हैं, वो सब इसी प्रकार पे कि गरीबों के लिए ड्यूटीज़ हैं, अमीरों के लिए राइट्स हैं। तो ये आप देखिए कितने उद्योगपति कितने मज़े में कमाते हैं, यहाँ रहे तो ठीक, नहीं तो भाग जाते हैं, नो प्रॉब्लम। एक बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है कि आप अधिकार की बात कर रहे हैं और ड्यूटी की भी आपने बात की कि ड्यूटी की तरफ मोड़ा जा रहा है। जो लोग ड्यूटी भी करना चाहें उनको ड्यूटी भी नहीं करने दी जा रही है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान लगाना चाहती हूँ कि एक मुसलमान को, मान लीजिए वो डॉक्टर है, वो टीचर है, वो संगीतज्ञ है, वो प्रोफेसर है। BHU में संस्कृत का एक टीचर आया था, जी। उसको उसकी ड्यूटी नहीं करने दी गई, करेक्ट है ना। एक मुसलमान डॉक्टर का अभी वीडियो आया है कि मरीजों ने कहा कि मुसलमान डॉक्टर है, हम उससे इलाज नहीं कराएंगे, तो वहाँ उसको उसकी ड्यूटी नहीं करने दी गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े बेहतरीन एक्टर हैं। वो बताते हैं कि उनको वो रामायण में जब ये होता था दशहरा निकाल दिया, तो उसमें से भी उनका ये हुआ कि नहीं, मुसलमान पात्र चाहे वो हनुमान का रोल या वानर का ही रोल कर रहे हों, तो ये हुआ कि नहीं, कोई मुसलमान अदाकारी नहीं कर सकता उस झांकी में।
AR रहमान ने भी कहा है कि अब उनको काम मिलना बंद हो गया, वो अपना काम नहीं कर सकते। और अभी एक कॉलेज इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ डॉक्टर बनने के लिए जो बच्चे गए थे उसमें कुछ प्रतिशत मुसलमान लड़के लड़कियों का ज़्यादा था, वो नीट दे के आए थे। 42 वो थे और बाकी हिंदू परिवार के बच्चे थे। तो वो पूरा कॉलेज बंद कर दिया गया, उसका सेलिब्रेशन हुआ। तो जो मुसलमान अपना ड्यूटी करना चाहते हैं, अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, उनको वो कर्तव्य नहीं निभाने दिया जा रहा। आप ये कह रहे थे कि अधिकार नहीं मिल रहा, हम अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो कर्तव्य है वो निभा लें, हमें वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो हम कर्तव्य निभाने की लड़ाई लड़ें, अब ये स्थिति बन गई है। आपने भाई बिल्कुल भी इस बात को बारीकी से पकड़ा और आपकी बात सही भी है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। AR रहमान का मैं आज ही पढ़ रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आपने जो सब एग्जाम्पल दिए। अभी देखिए और एक बता दूं कि आजकल डिलीवरी बॉय गिग जो वर्कर्स रहते हैं जी, उसमें भी कई बार वो मुसलमान डिलीवरी बॉय से लेने के लिए मना कर देते हैं। तो ये तो समाज में जो नफ़रत फैलाई गई है मुसलमानों के खिलाफ, जो सबसे मतलब देखिए कि अपराध तो बहुत होते हैं समाज में, कई प्रकार के अपराध हैं, पर मुझे लगता है कि नफ़रत फैलाने का जो काम है वो बहुत बड़ा अपराध है। और ये राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक पार्टियां और ग्राउंड लेवल वर्कर जब करते हैं तो उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती नहीं है। अभी कर्नाटक सरकार इस पे कानून लाने की बात कर रही है कि अगर आप हेट स्पीच करेंगे तो आपको सज़ा होगी। ये तो हर जगह होना चाहिए। हेट स्पीच इज़ ए बिग क्राइम, क्योंकि आप समाज की एकता को तोड़ रहे हैं। और तो ये आपने सब जो भी कहा वो मेरे ख्याल से हेट स्पीच और समाज में जो खाइयाँ पैदा की जा रही हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में, ये उसी का परिणाम है। ऐसे दौर में मुसलमानों के लिए आपको क्या लगता है वो कौन सी नीति अपना लें कि वो अखरे नहीं, वो खटके नहीं आंखों में? देखिए, मुसलमानों के लिए हालात तो बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। पर दूसरा उसका उपाय तो एक ही है कि जैसे मैं कई बार देखता हूँ, मैं कई बार सोचता भी हूँ कि जैसे शाहीन बाग के समय एक आंदोलन हुआ था, बेहतरीन आंदोलन, लोकतंत्र की सीमाओं के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर, जो मुसलमान कम्युनिटी को उनकी जो नागरिकता के अधिकार छीने गए थे उससे उसने बचाने की कोशिश की। तो लोकतंत्र में अभी भी थोड़ी जगह है कि जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी अपने बेसिक अधिकारों के लिए, जो यहाँ के लोकतांत्रिक संगठन हैं जो इम्पार्शियलिटी से सबके अधिकारों की बात करते हैं, उनके साथ जुड़कर, क्योंकि अलग से तो ये बात हो नहीं सकती, होगी तो ये सब लोगों के जो बाकी लोग भी हैं जो अधिकारों की बात करते हैं, संविधान में दिल से मानते हैं, उनके साथ मिलकर ये एक आंदोलन हो सकता है जो लगातार चलते रहना चाहिए। कभी भी अब उसमें कुछ जो बाकी समाज के लोग हैं, धर्म से ऊपर जो काम करते हैं, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते, उनको शायद हो सकता है थोड़ा ज़्यादा इनिशिएटिव लेना पड़े और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलके अपनी आवाज़ उठाने में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और तो मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है। तकरीबन 6 साल बाद कुछ नौजवान बाहर आए हैं जो आंदोलन कर रहे थे जी, और कुछ अभी भी नहीं आए हैं। फिर ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है ना नौजवानों को, अपने देश के, जो देश के लिए कुछ कर सकते थे, अपने परिवार के लिए, और जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे अंदर भेज दिए गए इतने सालों के लिए, वो उनको सब्र कैसे, चैन कैसे आएगा? तो ये जो आंदोलन का सवाल है, आंदोलन ही तो रोके जा रहे हैं। वो तो हिंदू भी नहीं कर सकते इस समय आंदोलन, है ना? हिंदू भी नहीं कर सकते और मुसलमान बहुत कम कर सकते हैं। उसमें जैसे आप बात कर रही हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे हमारे बहादुर नौजवान, अब उनके साथी जो कई हिंदू थे उनको तो छोड़ दिया 6 साल बाद, तकरीबन 6 साल। नहीं, वो भी, ये भी मुसलमान थे कई, जैसे हिंदू उसमें कन्हैया कुमार और वो अनिर्बाण और दूसरे थे, वो तो तुरंत छूट गए। तो ये भी एक बहुत पक्षपात की बात है, बहुत ही ख़राब बात है। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके खिलाफ आवाज़ें भी लोग उठाते हैं, लिखते भी हैं, पर ये आंदोलन के रूप में बदल नहीं रही है बात। जुडिशरी जब हमारी इतनी ज़्यादा, मतलब आप क्या कहें, बताइए, पार्शल हो गई है, मतलब वो भी इन विचारों से इन्फेक्टेड हो गई है कि नफ़रत के विचारों से कई जगह पे दिखती है कि वो
अब ये दो सबसे बहुत बड़ा उदाहरण है कि 5 साल से आपने मुकदमा शुरू नहीं किया और आप कह रहे हैं कि अभी 1 साल तक बेल की बात ही मत करो। ये तो बहुत सारे कानूनी इन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है, और इसको आगे कैसे लिया जाए कि जाके जुडिशरी इस बात को सीरियसली ले या जनता इस बात को और सीरियसली ले और सड़कों पर उतरे आंदोलन के लिए, बहुत ही मुश्किल काम है। शिक्षा का सवाल बहुत ज़रूरी सवाल था, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें शिक्षा के तौर पे ये मिला था क्योंकि हम अंग्रेज़ी पढ़ रहे थे, तो हम विदेशों में हमारे नौजवान चले गए, और ये जो सारे नडेला वगैरह हैं, सुंदर पिचाई हैं, या आपके सबीर भाटिया हैं, इन सब को अंग्रेज़ी पढ़ने का फ़ायदा मिला। हमारी बड़ी लीडरशिप ने अभी अभी ये बात कह दी कि लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने पर शर्म आएगी। और फिर मकाले का, लॉर्ड मकाले का मामला कि लॉर्ड मकाले ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया भारत के साथ। आप अंग्रेज़ी शिक्षा और लॉर्ड मकाले की जो पहली शिक्षा नीति है भारत की, क्योंकि उससे पहले तक हमारे पास कोई शिक्षा नीति ही नहीं थी, क्या ये एक तरह का नफ़रत इसलिए भी है कि उस शिक्षा नीति ने दलित को, महिला को, मार्जिनलाइज्ड को भी शिक्षित होने का अधिकार दे दिया था? क्या ये जो ब्राह्मणिज़्म था उसको एक बहुत बुनियादी चोट लगी थी, उस वजह से आज तक वो नफ़रत नहीं जा रही है? ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड मज़ेदार बता देता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ शिक्षा नीति लाई जाए। अंग्रेज़ एक्सपर्ट्स को बुलाया। 2 प्रकार के एक्सपर्ट्स थे। एक ओरिएंटलिस्ट थे जो कहते थे कि इनकी रीजनल भाषा में ही इनको पढ़ाओ, और दूसरे यूटिलिटेरियंस थे या दूसरे जो ग्रुप थे वो कहते थे कि इनको अंग्रेज़ी में शिक्षा दो। तो ओरिएंटलिस्ट ने आर्गुमेंट दिया कि भाई अगर इनको अंग्रेज़ी में शिक्षा देंगे तो ये लिबरल वैल्यूज़ सीख जाएंगे, लिबरल वैल्यूज़ सीख जाएंगे तो हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो बैबिंगटन मैकॉले जो यूटिलिटेरियन या जो भी था, उसने कहा वही तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि अगर इनको अंग्रेज़ी शिक्षा देंगे, लिबरल वैल्यूज़ आएंगी तो उससे यहाँ का समाज मजबूत होगा। तो वास्तव में उस समय अगर भारत में जो नीति चाहिए थी, एक तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया कि यहाँ क्लर्क बने, पर जैसे जो एक्सपोजर आता है आपका अंग्रेज़ी से, तो आपका एक्सपोजर उनके विचारों से भी आता है जो दुनिया भर में है। कॉलोनियलिस्ट एक तरफ है और लिबरल दूसरी तरफ है, और उसमें भी जो यूरोप में डेमोक्रेसी आई, बाकी जगह पे डेमोक्रेसी आई, आप अंग्रेज़ी सीख रही हैं तो आप तो दोनों बातें सीखेंगी कि अंग्रेज़ हमसे क्या चाहते हैं कि उनकी गुलामी करो, और आप ये भी सीखेंगे कि अंग्रेज़ों के खुद क्या वैल्यूज़ हैं। तो उन्होंने इस देश में लिबरलिज़म के बीज डाले, वैसे भी थे पर उसके कारण काफ़ी मजबूत हुए, नंबर 1। नंबर 2, ये मैकॉले शिक्षा नीति के पहले शिक्षा केवल रिजर्व थी अपर कास्ट के लोगों के लिए। जैसे गुरुकुल में आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं तो ही जा सकते हैं, दलित लोग जा नहीं सकते। तो ये जो मामला था, इसकी नींव तोड़ी मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने। तो कई लोग मैकॉले का जन्मदिन मनाते हैं यहाँ, उसको महात्मा मैकॉले बोलते हैं। चंद्रभान वो एक हैं जो दलित समाज है उनके लिए तो वो बहुत बड़ी रोशनी की। हाँ, मुझे याद है कि जॉर्ज 5th जब आए थे यहाँ 1911 में, तो ज्योतिराव फुले ने उनको घोंगड़ी भेंट किया था। घोंगड़ी एक उनका जो जैसे शॉल वगैरह हम देते हैं ना, वो दलित लोग वो एक मोटा कंबल यूज़ करते हैं, और उनको धन्यवाद दिया था कि आपकी शिक्षा नीति के कारण हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो अभी ऐसा मामला आ गया है कि जो राजनीति अभी मजबूत है वो मुख्य रूप से तो ब्राह्मणवाद का राजनीतिक स्वरूप है। ब्राह्मणवाद का राजनीतिक स्वरूप है, ब्राह्मणवाद धर्म है, ये राजनीति है। तो इसलिए उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये भाई अंग्रेज़ी सीख कर सभी लोग हमारे बराबर हो रहे हैं, जबकि कोई भी भाषा का विरोध नहीं है। अभी आप संस्कृत को कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है। देश में संस्कृत कितने लोग बोलते हैं, संस्कृत कितने लोगों के बीच में चलती है, वो भी उसका भी विकास हो, अच्छा ही लगेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी भाषाओं के विकास से। पर अंग्रेज़ी का ख़ास एक था कि ये पूरी दुनिया के समाज के लिए हमारे लिए खिड़की थी। ये वो खिड़की थी जिसमें से हम देख सकते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, जबकि संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं था। और रीजनल भाषाएं उस समय विकसित हो रही थी, हो सकता है उसमें भी ज़्यादा विकास हो सकता था, पर संस्कृत का मुकाबला कहीं और से नहीं है। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि मैकॉले की मेंटालिटी
चल रही है और वो हमको गुलाम बना रही है। तो बेसिकली वहाँ भी वही मुद्दा आता है कि कुछ दक्षिणपंथी लोग, यानी जो हिंदू राइट विंग है, वो ये मानते हैं कि आज जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो ये कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। और वो इसी को कॉलोनियलिटी बोलते हैं। कॉलोनियलिटी यानी क्या? अपने बारे में बात करना, अधिकारों के बात करना, लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करना, ये उसको कॉलोनियल वेस्टिजेस कहते हैं। अब कॉलोनियल वेस्टिजेस जो थे, कॉलोनियल जो थे, उसका सबसे बड़ा विरोध किसने किया? राष्ट्रीय आंदोलन ने। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जो सब इंग्लैंड में पड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा कॉलोनियल माइंडसेट और कॉलोनियलिज्म का विरोध उन्होंने किया। और जो लोगों ने विरोध नहीं किया, यहाँ अंग्रेज़ों की पिट्ठू बने रहे, वो लोग आज मैकॉले की शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। समय का देखिए अंतर विरोध कैसा है। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा मैकॉले से वो होनी चाहिए, शिकायत होनी चाहिए कि भारतीय लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ा दी और उसमें अंग्रेज़ी के पॉलिटिकल मूल्य जो थे, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ये सब सिखा दिया। उस चक्कर में यहाँ आंदोलन शुरू हो गया। जो भारत के जो जिनको हम कहना चाहें कि जो हिंदू महासभा के लोग हैं या और जो इस नज़रिए के लोग हैं जो भारतीयता की ज़्यादा बात कर रहे थे, वो तो बड़े खुश थे, वो तो आनंद मठ के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, तो वो तो खुश थे कि भारत में अंग्रेज़ आ जाएं, अंग्रेज़ हम पे शासन करें। आनंद मठ का नतीजा यही है। नतीजा वही है कि अंग्रेज़ शासन को वो एक बहुत महान शासन बोलता है कि भाई वो उसका नावल का अंत जो आप बता रही थी ना, मैं उसको ही जोड़ रहा हूँ कि वो आंदोलन सफल होता है इन सन्यासियों का कि मुसलमान राजा का राज्य समाप्त होता है और उदार ब्रिटिश साम्राज्य आ जाता है। ये उसका अंत है जी। तो ये लोग जो थे, मैंने जैसे बताया, तो मैकॉले ने एंटिसिपेट किया था। भले ही जो भी मैकॉले अच्छा हो बुरा, मुझे इससे कुछ नहीं कहना, पर उसने ये कहा कि जब ये लोग पढ़ लिख कर ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगेंगे, वही ये शिक्षा पद्धति की सफलता है। तो अंतर विरोध है कि ये लोगों से हम काम भी लेंगे और वो जब डेवलप होते हैं खुद के नेशन के रूप में, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस लिहाज से तो वो काफ़ी लिबरल आदमी था जो ये सोचता था कि भारतीय लोग कभी हमसे भी मुक्ति की बात करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सो। मुझे अभी सोचने को वही मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग तो कहते थे रीजनल भाषा में रखो, यहीं के यहीं वो पढ़े रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे, नए विचार, आज़ादी के विचार नहीं आएंगे। और प्रैक्टिकल में देखिए क्या हुआ। जिन्होंने मैकॉले की शिक्षा से ये पढ़े लिखे उस मूल्यों में आए, उन लोगों ने ब्रिटिश का विरोध किया जी। अब गांधी से बड़ा कौन हो सकता है ब्रिटिश का विरोधी? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, सब लंदन से पढ़ के आए थे जी। और यहाँ भी जो बाकी लोगों ने साथ दिया, यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ बनी, कलकत्ता, बॉम्बे, जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ बनी, वो यही मूल्यों में आए। इसीलिए गांधी जी का इतना सपोर्ट हुआ हर जगह। मुझे ये लगता है कि आलोचना की कृपा दृष्टि जिस पर भी पड़ रही है, आरएसएस और आरएसएस वालों की आलोचना, तो वो ही चमक के निकल रहा है। अभी आपने बताया, हम तो सच में औरंगजेब को बहुत बुरा समझते थे हम जब पढ़ रहे थे। हमें कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने यही बताया वो बहुत बड़ा विलन था। अब जब से आरएसएस की आलोचना की कृपा दृष्टि पड़ी है तो पता चल रहा है कि उसने मंदिर तोड़े तो 8-7 ही, लेकिन मंदिरों को दान दिया उसमें तो 40-50 हैं। सही। और वो हिंदवी में शायरी करता था और उसका पेन नेम जो था वो भी हिंदी नेम था उसका। तो अभी मैकॉले के ऊपर भी जब इनकी कृपा दृष्टि पड़ी है, इनकी आलोचना की, तो अब ये नजर के आ रहा है कि भाई मैकॉले इतना भी बुरा नहीं था। हाँ? कितना अच्छा हाँ? उसके काम का अच्छा एस्पेक्ट क्या था, उसके काम ने हमें बहुत आगे बढ़ाया और वो खुद ये चाहता था कि कल को ये हमारी आलोचना करने लायक भी बन जाए इस शिक्षा नीति से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। और तीसरी बात ये कि मैकॉले का ऋणी इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर महिला को होना चाहिए। जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसकी शिक्षा नीति के बाद हमें पढ़ने का अधिकार मिला। बिल्कुल। तो हमें तो उसकी बहुत ऋणी होना चाहिए। तो आरएसएस जिसकी भी आलोचना करता है वो ऐसा कोई पात्र उठाता है जिसके बाद लगता है कि ये तो बड़ा कायदे का आदमी था, हम बेवजह इसको विलन समझ रहे थे। सही कहा आपने, सही कहा। एक ये है कि जो सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, जिसका बदला लेना है डोवाल साहब के अनुसार, उसमें जैसे कश्मीरी राजा हैं,
जी हर्षदेव आपने नाम बताया, जी, है ना? हर्षदेव। और उनको सबसे बड़ा मूर्ति और मंदिर तोड़क राजा माना जाता है इतिहास का, वो हिंदू राजा हैं। और अभी मणिकर्णिका घाट के बाद लोग कहने लगे दूसरे नंबर पे हमारे वाले आ गए, नॉन बायोलॉजिकल। तो जो बदलेगा की कार्रवाई है अभी तो फौरन हो सकती है, जो 300 साल पुराने लोग हैं। तो जो अभी वाला जो बदला है, तो इनको कैसे रोका जाए जो प्राचीन मंदिरों को तोड़ रहे हैं? भाई इस देश में जगह जगह प्राचीन मंदिर हैं। अगर इस देश के मुसलमान शासकों ने ये तय किया था कि मंदिर तोड़े जाएंगे, तो इतने हजारों प्राचीन मंदिर होते ही नहीं। फिर सही, प्राचीन मंदिर तो तभी होगा जब वो मुगल काल से था। इतने प्राचीन मंदिरों को आज तोड़ना पड़ रहा है आज के नॉन बायोलॉजिकल राजा को, ये इसको कोई नहीं देख रहा। देखिए, ये तो मुख्य बात तो ये है कि सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई के एक टुकड़े को लेकर वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे भर सकते हैं, ये उनका मेन एम है। अगर ये चिराग लेके थोड़ी सी स्टडी भी कर लें, औरंगज़ेब की वो जो ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब हो, या डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब हो औरंगज़ेब के बारे में जो हो, या फिर अकबर के बारे में जो हो, अकबर का जो पूरा राजनीति थी जिसमें सभी धर्मों को लेके चलता था, तो इनकी रोशनी, इनकी आंखों की रोशनी खुल जाना चाहिए। पर वो जानबूझकर नहीं खोलना चाहते ये चीज़ें, क्योंकि इनको पता है कि ये चीज़ें उनकी राजनीति के खिलाफ हैं। अब आप देखिए, अकबर से ज़्यादा अच्छा राजा कौन हो सकता है, जो अपने दरबार में बैठ के क्रिश्चियन मिशनरी से बात करता है, हिंदू पंडितों से बात करता है, मुसलमान मौलानाओं से बात करता है, और फिर वो अपना दीन इलाही धर्म की बात करता है, और वो जो सब धर्मों के बीच में एक सहानुभूति हो। ये भारत के कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारत जो इतना अलग अलग धर्म, भाषा, क्षेत्र का देश है, उसमें एक राजाशाही के समय एक राजा होता है जो पहचानता है कि अलग अलग धर्म है, और फिर उसी ज़माने में हमारे उपनिषद के अनुवाद करवाता है पर्शियन में। और ये सब चीज़ें जो हैं, उसी दौरान देखिए आप, उसी दौरान जो जिसको मुगल पीरियड कहते हैं और उसको नफ़रत से देखते हैं, उसी दौरान देखिए भारत की दो महान परंपराएं, सूफ़ी और भक्ति, दोनों विकसित हुई। उसी दौरान आज मेरे ख्याल से हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवि जो गांव में हैं, गोस्वामी तुलसीदास, वो उसी समय बात लिखते हैं कि महाकाव्य लिख रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं जो सबसे पॉपुलर है। और उसके साथ क्या लिख रहे हैं, अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं, मांग के खाई वो मस्जिद में सोई वो, मस्जिद में सो रहे हैं। तो ये उसी ज़माने में था कि जब उनको उनके समाज के लोगों ने निष्कासित कर दिया। क्यों निष्कासित किया तुलसीदास को? कि भाई आपने संस्कृत छोड़ के सादी भाषा में लिखा है, आम जन की भाषा में दैवीय महाग्रंथ को कन्वर्ट कर दिया। यानी देव भाषा संस्कृत को छोड़ के आपने लोक भाषा अवधि में लिखा है, ये तो बड़ा पाप किया आपने, आप समाज से निष्कासित है। तो उसमें उनका पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि मेरा नाम तुलसीदास है, भगवान राम का मैं गुलाम हूँ, मेरी कोई बेटी ब्याहने के लिए नहीं है, मैं मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, राम का गुलाम हूँ। तो ये उसी काल में हुआ। तो एक हिंदू बुद्धिजीवी उस दौर का मस्जिद में सो सकता था, ये तो एस्टैब्लिश कर दिया तुलसीदास जी ने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इतनी शानदार हमारी विरासत है, अगर याद रखना चाहें। करेक्ट। तो इसी विरासत को तो नेहरू बोलते हैं ना कि इंडिया एक पैलिम्सेट, मतलब एक ऐसी स्लेट है जहाँ अलग अलग लेयर्स, अलग अलग परतें सभ्यता की, धर्म की, भाषाओं की आती रही, और बिना एक दूसरे से टकराए, टकरावट कम, मेलजोल ज़्यादा। इसीलिए वो कहते हैं भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला का विकास हुआ। गंगा जमनी तहजीब जो है, वो खाने पीने से लेके कहीं की भी बात कर लीजिए, लोगों को जब आप सिर्फ एक खाने पीने की मेल जोल की बात कीजिए तो लोगों को उसी में मज़ा आ जाएगा कि कैसे बिरयानी उधर से आई, जलेबी उधर से आई, गुलाब जामुन उधर से आया, समोसा उधर से आया, तो ऑल आर वेलकम। ये मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ, पर ये लेकिन भी ये हकीकत है। कपड़े भी हमारे देख लीजिए, कपड़ों में भी कितना बदलाव आया। हाँ। सलवार कमीज, दूसरी चीजें, कुर्ता पायजामा जो मोदी जी पहनते हैं, नेहरू जैकेट पहनते हैं। अच्छा, गौर नहीं किया हम लोगों ने, जो नाम बदलने का चलन है, इन्होंने नेहरू जैकेट का नाम पहले बदल के मोदी जैकेट किया था।
ये वहीं से शुरू किया था नामकरण, नया नामकरण। पर नेहरू वाज ओरिजिनल, या पहले थे जो। तो एक पीस ऑफ ड्रेसिंग ही अपने नाम का ओरिजिनल बनवा ले, जिसको हम लोग मोदी जी के नाम से जाने। उनके नाम पे तो मेरे ख्याल से बार बार कपड़े बदलने वाला जो होता है वो नाम कुछ रखना चाहिए, जो दिन में 4 बार कपड़े बदले वैसा कुछ नाम रखना चाहिए। ये कितना दिलचस्प है कि एक इतना शक्तिशाली राजा जी। जो चाहता तो वो अपना धर्म दूसरों पर थोप सकता था। करेक्ट। उसने भारत के सभी धर्मों की अच्छी बातों को इकट्ठा करके सबके लिए एक ऐसा धर्म बनाने की कोशिश की। हालांकि उसका सबसे पुरजोर विरोध तो मौलानाओं ने किया। करेक्ट। वो मौलानाओं के बीच में दहरिया और क्या क्या कहलवाया, और उसी के जवाब में बड़े खुश थे कि औरंगजेब नमाज पढ़ता है और टोपी सिल करके जो उससे पैसा आता है उससे वो अपना जीवन यापन करता है। वो जो राजशाही से जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उससे वो रोटी नहीं खाता था। तो खुद की कब्र के लिए भी उसने पैसे जमा करके रखा पहले से कि सादा कब्र बनाओ, कुछ इसको ढको वगैरह मत, और वहाँ ये करना। अभी कुछ लोग उसकी कब्र तोड़ने जा रहे थे तो वहाँ कुछ बना ही नहीं है, तो तोड़ेंगे क्या? सबसे सादी कब्र उसी की है, जहाँ इतने बड़े बड़े हुमायूं का मकबरा बना और अकबर का मकबरा है, सब कुछ है, वहाँ उसकी सबसे सादी कब्र है। उसने टैक्स पेयर के पैसे को इस शान शौकत में बर्बाद नहीं किया, और अपने पिता को इसी बात की सजा दी उसने। पता नहीं क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर आप पीछे जाके देखें तो समझ में नहीं आता है। जैसे ताजमहल का बनाना एक तरफ से बहुत बेहतरीन काम है, दूसरी तरफ से जनता का पैसा उसमें जा रहा है। उस समय की जनता को तो परेशानी हुई होगी। आज की सरकार कमा रही है। सही। तो हमारे इतिहास के जो नेता हैं या इतिहास के राजा हैं, इन्होंने जो अच्छे काम किए वो सब बुरे हैं। इसी में मैं एक बात और महसूस करती हूँ कि जब हम लोग शादी के संबंध बनाते हैं तो ये मानते हैं कि दो परिवारों के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे, जी। है ना। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ कि रोटी बेटी के संबंध जब भारत के मुसलमानों, हिंदुओं के राजाओं के जैसे बड़े ओहदेदारों के बीच में हुए तो उसका पर्कुलेशन समाज में क्यों नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम शादियाँ और होती, मुसलमान लड़कियाँ, वैसे तो उस समय भी मुसलमान लड़कियों की भी हिंदू राजाओं से शादी हुई और हिंदू लड़कियों की भी मुसलमान राजाओं से शादी हुई, तो ये बराबर का आदान प्रदान था। लेकिन बाद में ये कैसे ख़त्म हो गया और ये एकदम इस पर रोक कैसे लगी? देखिए, ये मेरा इतना मैं सीमित रूप से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो रिलेशंस ये हुए ये राज परिवारों में हुए और अपने राज परिवारों को मजबूत करने के लिए हुए। जैसे एक राजा ने दूसरे राज्य को जीता तो वहाँ संबंध करने के लिए उसके बेटी से शादी कर लेगा या बहन से शादी कर लेगा, ऐसा इस प्रकार का ज़्यादा था। आम लोगों में ये परंपरा थी कि नहीं, इसके बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा सीमित है तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। पर बाद में आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये बहुत हुआ। अच्छा। आज़ादी के आंदोलन में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ हिंदू भी जुड़े, मुसलमान भी जुड़े, तो वहाँ अंतर धार्मिक शादियाँ हुई, अंतर जाति शादियाँ भी हुई, जिसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और बाद में ऐसे हिंदू मुस्लिम कपल्स के कई उदाहरण हैं जो बाद में हुए। अभी उस पर लव जिहाद और फिर वो दूसरा नाम उसको दिया जा रहा है, तो कुछ तो भी यानी हिंदू लड़की से शादी करना, अगर मुसलमान ने कर ली तो लव जिहाद हो गया, और मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली तो वो उसका भी एक नाम कुछ आया है। तो घर वापसी होगा उसका नाम? नहीं, घर वापसी नहीं है, कुछ और ही है। रिवर्स जिहाद, लव जिहाद क्या है? नहीं, उसका नाम है, ये बात मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा। तो ये बात मैं इसलिए भी कह रही थी कि आज के समय में अगर कोई ये बात अपने ज़बान पर लाए कि इस तरह की शादियां हुई, तो अब बहुत से हिंदूवादी और नफ़रत वाले लोग आकर के इस पर बहस करने लगते हैं कि ये बात मत करिए, और वो उस डिनाइल मोड में चले जा रहे हैं। एक एपिसोड मैंने किया था, उसमें इस पर बात हुई थी कि कैसे शादियां हुई और कैसे खुद भाई उस वक्त कोई लव मैरिज तो हो नहीं सकती थी, ऐसा तो था नहीं, साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो लव मैरिज हो गई, या साथ में ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां तो एक दूसरे को देखने का कोई चांस नहीं था, ये तो घर वाले ही तय कर रहे थे। तो जब घर वाले अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और उन्हें दिक्कत नहीं थी, तो अभी कैसे इतनी दिक्कत हो गई? उसका जिक्र करने पर भी लोग परेशान हो जाते हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक तो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ है, पितृसत्तात्मक, जहाँ लड़की के जीवन पर पूरा कंट्रोल उसके पिता का या पति का या भाई का होता है, तो उसके चलते स्त्री को एक संपत्ति माना जाता है।
तो एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर रही है, यानी हिंदुओं ने अपनी संपत्ति खो दी। ये देखिए कि पितृ पैट्रियार्की का मेन यही रहता है अंडरस्टैंडिंग कि लड़की एक संपत्ति है, वो इंडिविजुअल नहीं है। जी। जो पिता है उसकी संपत्ति है, पति है उसकी संपत्ति है, और पति नहीं रहा तो पुत्र उसके ऊपर कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको इस रूप में देखा जाता है कि ये लव जिहाद है, या तो जो ये करते हैं ये प्लानिंग करके ये मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं ताकि उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो और हिंदुओं का एक प्रकार से अपमान हो। ये एक अपमान की बात मानी जाती है। और इसमें मुझे ये लगता है कि जाहिर तौर पे मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनको भी मज़ा आता होगा, क्योंकि वो भी कब चाहते हैं कि उनके घर में हिंदू बहू आ जाए या हिंदू दामाद आ जाए। ये तो दोनों तरफ के जो पुरातन पंथी हैं और जो तंग जहन लोग हैं, ये उन दोनों के फेवर में है ना ये बात कि भाई, है ना। तो ये तो मुसलमान जो उस तरह नज़रिए के हैं वो भी बड़े खुश होंगे। उस ज़माने में जब जोधा अकबर की शादी हुई, या मान लीजिए जोधा एक राजपूत लड़की थी, राजकुमारी की शादी हुई, तो उस समय के जो मुसलमान मौलाना थे जिन्होंने शादी कराई, उस वक्त राजा के सामने उनकी हैसियत नहीं हुई कि वो रोके। नहीं भाई, उस वक्त कोई हिंदू तो विरोध नहीं कर सकता था। मेरा कहना है किसी मुसलमान ने भी विरोध नहीं किया। करेक्ट। आज आम आदमी की लड़की किसी हिंदू से शादी कर ले तो मौलाना आ जाएंगे और पूरे परिवार को बेदखल कर देंगे। यहाँ पर आप ये देखिए कि इतिहास में एक भी ऐसा क्षण नहीं मिल रहा है कि मुसलमान राजा जब हिंदू लड़की से शादी करे या हिंदू राजकुमारी की शादी मुसलमान लड़की की शादी हिंदू से हो तो कोई मौलाना बोले। ऐसा तो एक भी प्रकरण नहीं है। अभी के लोग ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं या ज़्यादा हिंदू हो गए हैं। देखिए ये सवाल भी बहुत गहरा सवाल है वास्तव में देखा जाए तो। अगर आप देखें तो 1970-80 के दशक में जो हमारा उदार मतवादी था वो काफ़ी अच्छा था, मजबूती से था, और इस प्रकार के संबंधों में कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आती थी। जैसे सांप्रदायिक राजनीति बढ़ती है ये बात सामने आने लगती है। पहले आप देखिए ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स हिंदुत्व के नाम पे चल रहा है, उसमें शुरू में लव जिहाद का शब्द नहीं आया था जी। धीरे धीरे चल के जैसे वो और पावरफुल होते गए तो उन्होंने एक्चुअली ये वास्तव में लव जिहाद का जो मामला है वो बेसिक मामला है घर की स्त्रियों पे कंट्रोल रखना। और वो लव जिहाद के नाम पे जैसे नॉर्थ इंडिया में मैंने सुना है राखी के दिन बाकी दिनों पे वैलेंटाइन डे पे बजरंग दल के कार्यकर्ता घर घर जाके बोलते हैं अपनी बेटी पे नियंत्रण रखो, उसका मोबाइल देखा करो, किससे बात कर रही है किससे बात नहीं कर रही, यानी उस पर पूरा एक प्रकार से कंट्रोल। वो ऐसा फ्री बीइंग यानी स्वतंत्र, जैसी स्वतंत्रता लड़कों को रहती है वैसी स्वतंत्रता उसके ऊपर नहीं होती, और ख़ास तौर पे उस पर नियंत्रण ज़्यादा रखने की कोशिश अभी। ये भी पितृसत्तात्मकता के मूल्य तो वैसे भी हैं, पर सांप्रदायिक राजनीति उसको और मजबूत कर देती है। सर एक चीज़ और है, इन लोगों से कोई मोहब्बत भी नहीं करता तो ये विरोधी करेंगे। बजरंग दल वालों से कौन मोहब्बत करेगा? ये भी किसी ने एक अच्छी जोक बताया था कि भाई ये एक तो बजरंग दल वाले ज़्यादातर कौन जाता है बजरंग में, निकृष्ट लोग होते हैं ये ज़्यादातर, जो हत्या करने निकले तो इरादा करके लिंचिंग करने निकले होगा कोई, वो कितना गिरा हुआ होगा। पहली बात तो नौकरी नहीं है, घर में परेशानी है, माँ बाप से परेशानी है, कमाता नहीं है तू, ये नहीं करता, तो कुछ भी उसके दिमाग में इंजेक्शन आप डाल दो नफ़रत का कि तेरी समस्या है क्योंकि वो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी तरफ उसका गुस्सा डायरेक्ट हो जाता है। और वैसे भी जो लोग नफ़रत के में घुले मिले हैं इतना ज़्यादा, उनसे कौन लड़की मोहब्बत करेगी? सही बात है। तो मोहब्बत तो इनको नहीं मिलती। आप पूरा आरएसएस का देखिए तो इनकी ज़िंदगी मोहब्बत से खाली है। और ये बहुत इतने बलात्कारी वहाँ से क्यों आ रहे हैं? बलात्कार के इतने मामले वहाँ से आ रहे हैं। मंत्री तक उसमें इन्वॉल्व है, एमएलए एमपी। हाँ, तो बलात्कार ही करना पड़ेगा इनको, तो कोई मोहब्बत नहीं करेगा। जो मोहब्बत करेगा वो बलात्कार नहीं करेगा। और वैलेंटाइंस डे के दिन पता चल जाता है जी कि किसको मोहब्बत मिली और किसको मोहब्बत नहीं मिली। सही है आपका, है ना। जो बजरंग दल वाले हैं अजीब बेचारों की खाली जिंदगी एकदम। या राइट जी। सर
एक और भी इसी तरह का सवाल है जो जरूर जरूर। मोहब्बत का सवाल भारत में सिर्फ बजरंग दल का मामला नहीं है कि उन्हें मोहब्बत नहीं मिली। हर जगह, हर धार्मिक गिरोह में ये सवाल एक ही जैसा है, इसको बुराई की तरह देखते हैं। अब जबकि बाकायदा गीता प्रेस वालों को इनाम मिल रहा है, मनुस्मृति लागू होने पर बात की जा रही है, हमारे शंकराचार्य भी कह रहे हैं, हमारे आजकल के जो नए बाबा हैं वो भी कह रहे हैं मनुस्मृति की बातें, और नेता कह रहे हैं कि घरों में के अंदर मनुस्मृति लागू करो, तो संविधान को निरस्त नहीं किया जा रहा है, लेकिन मनुस्मृति जैसे ही आएगी संविधान अपने आप ही गैर प्रभावी हो जाएगा। बिल्कुल। और परिवार के अंदर गैर प्रभावी हो जाएगा। तो भारत के परिवारों के अंदर स्त्रियों की समानता का और इज्जत का सवाल बन ही नहीं पाया था, उससे पहले ही हटाने की बात हो रही है। मनुस्मृति को लेकर के बहुत खुल के बात हो रही है। देखिए, ये मैं पहले ट्रेन से ट्रैवल करता था तो प्राय हर स्टेशन पे गीता प्रेस का एक स्टॉल होता है। वहाँ आप देखिए तो भारतीय नारी के कर्तव्य, लोगों के कर्तव्य, आदर्श पत्नी, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं। 3 रुपये 5 रुपये में 50-100 पेज की किताब रहती है, उसमें पूरा मनुस्मृति के मूल्यों के आधार पे वो चलता है। तो गीता प्रेस ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है लोगों के विचारों को इस प्रकार से बदलने में। और मनुस्मृति की आपने बात की तो उस पर खुली तरह से हो रही है। अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी कहा कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है जी, पर एक ही साइड से नहीं है। दूसरे वो जो नए मौलाना उभरे हैं ना, डज गॉड एग्जिस्ट के नाम पे मौलाना मुफ्ती सुमैल नदवी मुफ्ती, उन्होंने बोला जो हमारा ये है, क्या कहते हैं आप उसको, इस्लामिक लॉ को, शरिया ये संविधान से ऊपर है। मुसलमानों ने गलती की सेकुलरिज्म को स्वीकार करके। तो दोनों तरफ के लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं और दोनों में संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश है, जबकि उनके बने बनाए जिसमें वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव है। तो जैसे ये दोनों प्रकार के कंजर्वेटिव लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, जहाँ संविधान क्या है, बेसिकली आज़ादी के आंदोलन से निकला हुआ ग्रंथ क्या कहता है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय। इससे ऊपर समाज में क्या हो सकता है? इससे ऊपर तो एक ही हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसकी तो कभी कोई बात ही नहीं करता। तो बात कर, हमको जाना किधर है, मनुस्मृति की तरफ जाना है या यूनाइटेड नेशंस चार्टर की तरफ जाना है? उसके बीच में संविधान को तो इंटैक्ट रखना पड़ेगा ना। तो ये जो बातें हो रही हैं ये भी सांप्रदायिक राजनीति के मजबूत होने का प्रभाव है। ये जैसे राजनीति मजबूत हो रही है तो लोग अभी मनुस्मृति के बारे में, हाँ वो कितना अच्छा ग्रंथ है, उसमें तो लिखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वो तो देवता के, नारी की पूजा होती है, बहुत अच्छा समाज है वगैरह वगैरह। नारी की पूजा भी होती है, उसको सती भी किया जाता है, नारी की पूजा भी होता है, उसको कंट्रोल भी रखा जाता है। मनुस्मृति में ये सब प्रकार के प्रावधान दिए हैं। तो ये दलित और मतलब शूद्र, दलित तो नहीं, उसमें शूद्रों के लिए जो कहा गया है, शूद्रों के लिए भी सेम। तो ये तो बड़ा भयानक है अगर मनुस्मृति को या शरिया को सामने ला करके संविधान को पीछे ढकेलने की कोई भी बात करे। हदीस की बात हो या इसकी बात हो, दोनों खतरनाक है, दोनों इक्वली कंडेमनेबल है, दोनों का ही पूरी आलोचना होनी चाहिए। कहाँ चले थे, किस रास्ते चले थे, गोल पोस्ट ही चेंज हो गया है, गोल पोस्ट। और उसमें मेरे ख्याल से 1980 का जो दशक था, शाहबानो के पास, जब से इन्होंने, शाहबानो ने इस देश को बदल दिया, शाहबानो के केस ने, और मौलानाओं ने, और ख़ासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे। मुझे ये दुख है कि मौलाना को रोकने के बजाय उस गिरोह ने ये हरकत की और देश के संविधान को, कानून को, पार्लियामेंट को छोटा बना दिया, और आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। शाहबानो वाटरशेड मोमेंट है हमारा, वाटरशेड मोमेंट है, पर मैं कहूँगा वो प्रेसिपिटेटिंग मोमेंट है। हाँ? मतलब इनका पॉलिटिक्स चल रहा था और शाहबानो के इससे वो प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट है, यस, जैसे आप, हाँ, उसमें उबाल आ गया उसमें। और उसके बाद से फिर वो जो है उबाल को मेंटेन करने के लिए मस्जिद तोड़ी, दंगे करवाए, और वो मिसाल कायम कर दी ना कि देखो मुसलमान एक होकर के प्रेशराइज करके देश के संविधान और कानून को धता बता सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो तादाद में ज़्यादा हैं। मुझे ये भी लगता है सर कि इस देश को शाहबानो की हाय लग गई, शाहबानो के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। 75 रुपए की उसकी जो मेंटेनेंस की भत्ते की बात थी,
इस देश के मुसलमान इकट्ठे हो गए, सारे मर्द इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस गरीब 5 बच्चों की माँ और गरीब और बुज़ुर्ग महिला को उस 75 रुपए देने के लिए वो एकजुट हो गए। आज उसी गरीब लाचार महिला की हाय लग गई है, जो ये देश को ये हाल हुआ है। आपकी बात से मुझे एक मज़ेदार बात दिमाग में आ गई कि मुसलमान पुरुषों ने उस समय जो किया उसके कारण सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई जी। और अभी मुसलमान महिलाओं ने जो किया शाहीन बाग का आंदोलन, उससे मुसलमानों की नागरिकता बच गई। स्त्री पुरुष का मैं ऐसा मजाक बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, आई एम नॉट वेरी सीरियस बट हाँ, अगर हमें सिंबल्स में बात करनी है तो ये बात सामने की है। पुरुषों ने क्या किया और स्त्रियों ने क्या किया। हाँ, महिलाएं एकजुट हुई तो देश की नागरिकता के लिए एकजुट हुई और पुरुष एकजुट हुए तो महिलाओं के अधिकार को दबाने के लिए एकजुट हुए। तो बुनियादी ये जो है कन्फ्लिक्ट है, ये तो है ही जी। तो लेकिन अभी भी हम लोगों को अचीव करना है, मुस्लिम महिलाओं को अपने आंदोलन को, खासकर जो आबाद रूप से पॉलीगैमी का सवाल है, इसको भी उठाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉलीगैमी मुसलमानों में कम है, लेकिन जहाँ पर भी है, जितनी भी है, अगर कम ही है तो ख़त्म ही कर दो ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि बहुत से लोग यही आर्गुमेंट दे रहे थे जब हम लोग 3 तलाक ख़त्म करने की बात चला रहे थे, टीवी पे डिबेट कर रहे थे, तो लोग कहते थे बहुत कम होता है। तो हम कहते थे जिस चीज़ को आप भी ना पसंद कर रहे हो उसको तलाक़ बिद्दत कह रहे हो तो उसको ख़त्म ही कर दो। अच्छा तो आप भी नहीं कह रहे उसको, और इन्होंने ज़िद पकड़ी। और पॉलीगैमी का भी यही है, अगर कम होता है तो भी आप खुद ही मान रहे हो कि आप एक पत्नी के साथ ही जी रहे हो, तो ये जिससे बदनामी होती है समाज की, इसको अपने यहाँ तय करो कि भाई हम नहीं करेंगे। और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर अभी इसमें कुछ नहीं करेगा तो जब सरकार करेगी तो फिर वो होगा कि लो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ये इंटरनली ये रिफॉर्म्स खुद करने चाहिए हर समाज को। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली नेहरू की वही आइडिया थी कि भाई मुस्लिम समाज माइनॉरिटी में है और हम इन पर कोई वो जो हिंदू कोड बिल बन रहा था वो हिंदुओं के लिए बन रहा था। उसका कारण यही था कि हिंदू मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी अभी इस दर्द से उभरी है, तो उनको थोड़ा रीअश्योर करेंगे कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और समाज के अंदर के रिफॉर्म से ही हम इनके कानून बदलेंगे। ये उनकी आइडिया, ऐसा मुझे लगता है। पर उल्टा ही हुआ ना कि अभी जैसे, और दूसरी बात शिवा जी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो पता नहीं कितनी सच है कि जो समाज को जितना खुद के अस्तित्व पे खतरा महसूस होता है वो उतना ज़्यादा कंजर्वेटिव होते जाता है, जड़ होते जाता है कि उसको सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है सिक्योरिटी की, तो फिर वो इक्वालिटी की बात उतनी नहीं सोचता स्त्री, और कंजर्वेटिव ज़्यादा हो जाता है। ये मैंने 92 के बाद से जब से मैंने सोचना चालू किया, मैंने ऑब्जर्व किया कई करीबी दोस्तों को, पहले अपने नाम के सामने मुस्लिम पहचान का नाम नहीं है तो चलता था, अभी मुस्लिम पहचान लगाएंगे। मुसलमान औरतें, कई लड़कियां जो थी, मैं कैंपस में रहता था, IIT कैंपस में, पहले नहीं पहनती थी, उसके बाद पहनने लग गई बुर्का। तो ये डबल यानी दुधारी तलवार है। इंटरनल रिफॉर्म कोई भी समाज तभी करता है जब वो ओवरऑल आश्वस्त होता है कि बाहर से उसके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं है। करेक्ट। यही बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए 1986 तक केरल में मैंने ज़्यादा बुर्का नहीं देखा था। कश्मीर में 1990 तक बुर्का नहीं था। हाँ। और कश्मीरी लड़कियां पढ़ रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, मज़े से चल रहा है। फिर बाद में वो चालू हुआ पंडितों को निकालने का, ये मिलिटेंसी ने कम्युनल टर्न ले लिया, तो उनको टारगेट करने लगे लड़कियों को, एसिड फेंकना, फिर ये करना, वो करना। तो ये जब समाज में संकट आता है एग्जिस्टेंस का, तब कम्युनिटी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है। जी बिल्कुल। और भारत के मुसलमानों के समाज अलग अलग तरह के समाज हैं, ऐसा नहीं है मुसलमान होमोजीनस कोई कैटेगरी है, कोई नहीं होता समाज, है ना। तो हर तरह का पक्ष है मुसलमानों के अंदर भी। लेकिन ये जो सवाल है इंटरनल रिफॉर्म के, ये सवाल अब मुसलमान पुरुष ही उठा लें। अगर महिलाएं करेंगी, महिलाओं को तो सपोर्ट मिल जाएगा, मोदी जी तुरंत आ जाएंगे सपोर्ट देने के लिए। ये तो वो दौर है ना कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए वही सबसे ज़्यादा आगे। हाँ, तो अगर ये पढ़े लिखे पुरुष ही आपस में बैठ करके ये तय करें और फिर इसको देख करके बाकी के समाज के पुरुष भी तय करें कि हम अपने अपने समाज की महिलाओं को अधिकार ईमानदारी से दें, खास
खासकर संपत्ति में अधिकार का जो सवाल है, बहुपत्नी का जो सवाल है, ये सारी चीज़ें ये इंटरनली समाज तय कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मौलवी ये तय करें कि हम निकाह पढ़ाने से पहले ये पूछेंगे ये दूसरी शादी तो नहीं कर रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हो तो धोखा दे के कर रहे हो दोनों बीवियों को, या क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये खुद सवाल करने चाहिए। समाज को अपने अंदर नैतिकता लानी चाहिए। अब उसमें देखिए, मेरे दोस्त जो हैं बम्बई में 2 मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी ग्रुप चलाते हैं जी, पर उनके सपोर्ट में ज़्यादा लोग नहीं आते। वो बराबर सही स्टेटमेंट देते हैं पॉलीगैमी के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ। उन्होंने काफ़ी बड़ा मैं भी उसमें फाउंडर मेंबर हूँ। वेरी गुड, मैं भी उसका मेंबर हूँ। मैं ऑनररी मुस्लिम कहलाता हूँ भले मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो ऐसे ग्रुप्स, एक मेरे ख्याल से मद्रास में भी एक ग्रुप है चेन्नई में, वो मॉडरेट मुस्लिम्स के नाम से चलता है। फैज साहब चलाते हैं, मेरे दोस्त। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा चलता है। तो है ऐसी आवाज़ें, पर ऐसी आवाज़ों को ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता था, क्योंकि जब मुस्लिम कम्युनिटी डरी हुई है कि मेरी सिक्योरिटी का क्या। बिल्कुल, मुझे ज़्यादा फिक्र इस बात की रहेगी कि मेरे परिवार के जो पुरुष हैं उनकी लिंचिंग ना हो जाए। जब लिंचिंग का दौर चल रहा है तो मैं उस समय अपने अधिकार की बात क्या ही करूँगी उन लोगों से। ठीक है, क्योंकि जो पॉलीगैमी का सवाल है वो ऐसा सवाल तो है नहीं यूनिवर्सल सवाल, वो तो कहीं कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, राइट। लेकिन उसकी जगह पर मैं ये सवाल, जो ज़्यादा बड़ा सवाल है कि मेरे परिवार के पुरुषों की लिंचिंग ना हो जाए, इसका सवाल ज़्यादा बड़ा है। तो अभी मैं भी चुप रहूँगी। मैं तो, मेरा काम जो मेरी पीएचडी थी, एमफिल पीएचडी सब इसी पर थी, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पे थी। लेकिन अब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का सवाल बनाना ही लगता है गलत है। ये तो पूरे अल्पसंख्यकों के अधिकार का सवाल है। अभी आपको पीएचडी फिर से करना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन कम्युनिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल फ्लिप हो गई है बिल्कुल बात। तो ये तो है। अभी कम्युनिटी का सवाल है, जिस दिन 25 दिसंबर था उस दिन सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस पर हमले हुए, और भारत के लोग सबसे ज़्यादा लाइन लगाए हुए हैं क्रिश्चियन मुल्कों में बसने के लिए। और वहाँ जो बस गए हैं वो लोग दिवाली मनाते हैं तो वीडियोस भेजते हैं कि हमने इतना खुल के दिवाली मनाई। भारत के क्रिश्चियन, जो भारत के अपने लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, वो बाहर से नहीं आए। आप बाहर जा कर के दिवाली मना रहे हैं, यहाँ आप अपने ही लोगों को अपनी मर्जी के हिसाब से त्यौहार नहीं मनाने दे रहे हैं क्रिश्चियंस को। सर, ये दोगलापन, ये नैतिकता की कमी, ये हम लोगों को दिखता क्यों नहीं है? देखिए, दिखने वालों को दिखता है, पर ये पॉलिटिक्स का भाग है तो आप अंधे हो जाते हैं। जैसा वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, उसको ऐसा बदल देते हैं। पॉलिटिक्स है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। और जैसे आरएसएस के बारे में अभी कारवान में रिपोर्ट आई थी, उनके 25,000 ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में, 25,000 ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में 80,000 शाखाएं चलती हैं। क्या करते हैं वो? यही चीज़ें तो फैलाते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे? और क्रिसमस का तो ऐसा है कि बच्चों को जितना मज़ा क्रिसमस में आता है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है। बहुत मज़ा आता है बच्चों को खास तौर से। नहीं, हमें भी मज़ा आता है, हमें घर में कुछ पकाना नहीं पड़ता। ईद में तो हमें ही पकाना पड़ता है। दिवाली में हिंदू महिलाएं अपने घर में बनाती होंगी। correct. हमें तो क्रिसमस में बड़ा मज़ा आता है। हमको भी कभी सोचा भी नहीं था भाई ये त्यौहार से नफरत करना चाहिए। मज़े से सभी त्योहारों में शरीक होते थे। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति ईद के लिए भी जाता था दोस्तों के घर, क्रिसमस के लिए भी, और दिवाली तो घर में रहती ही थी। तो अब उसमें भी अगर भेदभाव इस प्रकार से हमले, और जब से मैंने स्टडी चालू किया मैंने देखा क्रिश्चियंस पर ज़्यादा हमले क्रिसमस के आसपास होते हैं। ये ख्याल कीजिएगा, मैंने ये शुरू में जब गुजरात में डांग्स में अटैक्स हुए थे ना, तो साल भर कम होंगे, क्रिसमस के समय ज़्यादा होंगे। ये उनका पैटर्न था। और कंधमाल का जो बड़ा वायलेंस हुआ था उड़ीसा में, क्रिसमस के दिसंबर के आसपास ही हुआ था। वहीं से अगस्त से चालू होके वो आगे चला। तो ये कोई नफरत, दीवारें खड़ी करना नफरत की। दिक्कत ये है कि जो लोग अपने बच्चों को विदेश में, वाइट वेस्ट में, क्रिश्चियन मुल्कों में भेजने के लिए आतुर हैं और अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहे हैं, वो भी अपने समाज के इन तत्वों को रोकते नहीं हैं कि क्रिश्चियंस पर हमले मत करो, या क्रिश्चियंस को बचाने नहीं निकलते हैं। आप ये तो कर ही सकते हैं कि चर्चों की हिफाजत करें कि हम क्रिश्चियंस को सुकून से त्यौहार मनाने देंगे, हम बाहर खड़े होकर पहरेदारी करेंगे। ये जो भारत का मिडिल क्लास है, ये बड़ा बेईमान है, स्वार्थी, शर्म नहीं आती।
जबकि मैं सोचती हूँ अपने संविधान से लेके आज जो सेकुलर एजुकेशन है, इन सब में क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग नहीं आते तो हम कहाँ होते, हम तो ऋणी हैं उनके। संविधान बनने से बहुत पहले जो भारत में पेरियार, फुले, अंबेडकर, रखमाबाई, रामाबाई और बाकी महिला नेत्रियाँ, ये सारे लोग मकौले की वजह से हुए, और क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो उससे पहले, मकौले से पहले जो काम शुरू किया, हेल्प किया उनको, उसकी वजह से हुए। आज स्वास्थ्य में हमने बहुत बेहतर किया है। ये आइडिया भी हमें मिशनरीज ने ही दिया कि हम अजनबी पीड़ित जो लेप्रोसी का शिकार है उसकी पट्टियां बदलेंगे। और जो लेप्रोसी में ऐसा काम करने वाले पेस्टर्स थे जिसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया उड़ीसा में। फ्राइटनिंग। तो हमें ऋणी होना चाहिए जिन लोगों का हम उनको मार रहे हैं। ये हमारी आंखों से शर्म का पानी खत्म हो गया, ऐसा लगता है। बिल्कुल टोटली इमोरल, अनैतिक प्रकार का ये है। और इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। कोई लोग नफरत फैला रहे इस नाम से या उस नाम से। आपको पता है जो क्रिश्चियन एरियाज़ में बड़े जो ये स्वामी लोग VHP के थे, स्वामी असीमानंद, लक्ष्मणानंद, और इवन मध्य प्रदेश में आसाराम बापू के फॉलोअर्स, वही सब ये कर रहे थे उस समय की। आप रिपोर्ट्स देखिए तो वो जैसे तीस्ता से तलवार ने तो शुरू से स्टडी किया है, थोड़ा बहुत मैंने भी उसको क्रॉनिकल किया है, एंटी क्रिश्चियन वायलेंस को। तो ये एरियाज़ में VHP के लोग, वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासियों को जीतने के लिए पहले तो उनको वनवासी बोलते हैं, और दूसरा उनका मेन थीसिस रहती है कि यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव बढ़ रहा है और हमको अपना प्रभाव एस्टैब्लिश करना है। तो वहाँ उन्होंने अभी वहाँ जाके स्कूल भी खोल रहे हैं, एकल स्कूल खोल रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर खोल रहे हैं, सरस्वती विद्यालय खोल रहे हैं, और VHP के लोगों ने जाके वहाँ क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत भी फैलाई। क्रिश्चियंस को मारने के बजाय अगर अपने ही समाज के शूद्रों को इन्होंने सम्मान दे दिया होता तो वो प्रोसेस अपने आप कम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदिवासियों को उनके हक दे दिए होते, उनको चैन से जीने दिया होता, तो आप अपने जहाँ आप प्रभावी हो रहे हैं वहाँ तो जिंदगियों को उजाड़ रहे हैं आप। बिल्कुल सही। मैं सहमत हूँ आपसे पूरा। और काफ़ी मतलब एक तरफ से निराशा बहुत होती है, पर लगता है जो भी हो सके, जितना भी हो सके परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। वो तो एक सही बात है। इतिहास आपका विषय है। आज जो कुछ इस देश में हो रहा है, जब वो इतिहास में उभरेगा तो कैसा भारत दिखाई देगा? हाँ, मेरे ख्याल से भारत का ये सबसे अंधकारमय पीरियड कहलाएगा, सबसे अंधकारमय। कि जिस पीरियड में मज़हब के नाम पे लोगों के बीच में नफ़रत फैलाई गई, ये सब हत्याएं हुई, नैतिकता ख़त्म हो गई, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान को हटाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत डार्क पीरियड करके कहलाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इससे हम कैसे उभरेंगे वो भी पता नहीं है। ये बहुत दुखद है कि हमारे नेता अपने ही बारे में जो लिखा जाएगा उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। वो इतिहास में एक काले चैप्टर को लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसके कारक बन गए हैं। जो इतिहास के बारे में सोचेगा वो ऐसा करेगा ही नहीं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये नेता अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, सत्ता, मेनली सत्ता, या दूसरा वैचारिक सोच। अब हिटलर ने सोचा होगा क्या इतिहास मेरे बारे में क्या कहेगा? आज जर्मनी में हिटलर का कोई नाम लेवा नहीं है। कभी उसने सोचा होगा कि ऐसा होगा मेरे बाद में? उस समय तो पूरा ही वॉज एंजॉइंग पावर, पूरा सत्ता को एंजॉय कर रहा था, उसकी विचारधारा को पूरी तौर से सामने रख रहा था, सब उसके सामने सैल्यूट मारते थे, जी हुजूर करते थे। तो वो भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली नॉन बायोलॉजिकल भी हो गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसमें भी ऐसे कुछ गॉड सेंड था वो भी। बहुसंख्यक नफरत अगर इतनी बढ़ जाए तो क्या डेमोक्रेसी में उसका कोई इलाज है? डेमोक्रेसी में एक ही सब चीज़ों का एक ही इलाज है, लाख दुखों की एक दवा। वो है संविधान को फॉलो करना, आंदोलन करना, और जितने लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, कम्युनल हार्मनी के लिए ट्रेन करें, वो एक ही इलाज है। मैं उतनी आशावादी नहीं हूँ मुझे लेकिन आप लोगों की आंखों में जो चमक बनी हुई है संविधान को लेकर के, क्योंकि संविधान लागू करवाने वाले जो लोग हैं ना, हम उनको देख रहे हैं। बहरहाल ये चमक बरकरार रहे, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, और जो आप हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, वो सब
जिंदा रहें, आगे बढ़ें, आप जीतें, इस शुभकामना के साथ बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में आती हो इतिहास के हवाले से? आज हमने इतिहास पर ज़्यादा बात नहीं की है। जी, इतिहास के बारे में मेरे ख्याल से तो एक ही बात याद आती है कि इतिहास के अलग अलग पीरियड्स में हमको पहले ये पहचानने की ज़रूरत है कि अभी हम राजाशाही में नहीं है। राजाशाही में नहीं है हमारा एक, और हमको कोशिश करना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी का सपना आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने देखा था, वो सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, आज़ाद हो, मौलाना आज़ाद हो, पंडित रमाबाई हो, जो सपना उन्होंने देखा था उसको सच करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहें, पूरी कोशिश करें और उसको लाने की कोशिश करें। और ये अंधकार का पीरियड है, जैसा कहते हैं अंधकार हमेशा नहीं बना रह सकता, वो रोशनी आना चाहिए। मैं बस उसी उम्मीद के साथ चलते रहते हैं। मेरे अंदर एक दूसरी थीसिस पनप रही है जी, वो ये है कि अगर इन्हीं नेताओं को ये एश्योरेंस मिल जाए कि यही बने रहेंगे, इनको चुनाव में जीतने के झंझट नहीं है, मतलब डिक्टेटरशिप का ऐलान कर दें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यही बहुत बेहतर हो जाएंगे। फिर ये इतना हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, फिर तो इन्हीं के हाथ में है। चुनाव जीतना नहीं है तो सारा झगड़ा चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाई जा रही है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि उनको मनुस्मृति लागू करना है। इनकी राजनीति के दो पैर हैं, एक पैर है मुस्लिम क्रिश्चियन विरोध और दूसरा पैर है मनुस्मृति के मूल्यों को वापस लाने की कोशिश। और जो दूसरा पैर है वो ज़्यादा उनका मजबूत है, उसको लाने के लिए ये लोग मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को निशाना बना रहे हैं, एक बाहरी दुश्मन खड़ा कर रहे हैं कि इनको देखो नहीं तो हमारा ये पैर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये दो पैरों में इनको आप डिक्टेटर भी बना दीजिए तो वही घर में आप जो बात कर रही थी मनुस्मृति की बात, अभी छुपे छुपे होती है, कहीं कहीं होती है, फिर हर जगह होगी। हर जगह रोज़ सवेरे उठ के स्त्रियां पहले पढ़ेंगी मनुस्मृति, पति के पैर छुएंगी, नहीं मार खाएंगे, सीधे लिखा है मार खाने के लिए, शूद्र मार खाएंगे, बस वो होगा। ये डिक्टेटर बने रहे, मोदी 100 साल तक राज करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। हमें कोई इसलिए तो विरोध नहीं करना है कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना अगर है। वो प्रॉमिस करता है कि मैं भारतीय संविधान के मूल्यों का पूरा पालन करूंगा, 100 साल तक मैं बोलूँगा कि 100 साल तक बने रहो भैया। आपने ज़रूरी बात कही, क्योंकि हिटलर के और मुसोलिनी के सामने कोई मनुस्मृति नहीं थी जो उसको लागू करनी थी। हमारे वाले के पास तो मनुस्मृति है जो उसको लागू करनी है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियंस। देखिए, हिटलर का जो दूसरा था एस्पेक्ट, वो आप देखिए, उसने मजदूरों के अधिकार ख़त्म कर दिए, उसने औरतों को किचन, चर्च, चिल्ड्रन, यानी रसोई घर, चर्च और बच्चा पैदा करो, ये उसमें भी किया था। मजदूरों के राइट्स ख़त्म कर दिए थे। ट्रेड यूनियंस खत्म हो गई, सबसे पहले ट्रेड यूनियंस खत्म हुई। करेक्ट। तो देखिए ना, उनके पास भी, उसके पास भी था नो राइट्स, ड्यूटीज। जर्मन समाज चाहता है कि औरतें अच्छे बच्चे पैदा करें, फिनिश। जर्मन समाज चाहता है कि मजदूर ज़्यादा प्रोडक्शन करें, फिनिश। क्या फ़र्क है इसमें उसमें जो अभी हम देख रहे हैं? वो भी पुत्र पैदा करने की बात करता था, और बलशाली पुत्र। उसमें तो वो उनका वो भी था ना, सुपीरियर रेस। बाय द वे, उसके भी एक्सपेरिमेंट्स ये कर रहे हैं। अच्छा? आरएसएस के, हाँ, क्या कि अच्छा पुत्र पैदा करने के लिए गर्भवती स्त्री और उसके पति ने क्या क्या करना चाहिए, कंसेप्शन के पहले क्या करना चाहिए, कंसेप्शन के दौरान क्या करना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद क्या। गर्भ संस्कार केंद्र है? जी, आपने सुना नहीं होगा। नहीं। खैर, मेरे बुक में मैंने इस पे एक आर्टिकल डाला है, वहाँ भी वो भी था, गर्भ संस्कार केंद्र। हाँ, अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। और आगे हिटलर के आगे जाके आपको बताता हूँ, गोलवलकर लिखते हैं कि जो भी स्त्रियां थी वो सबसे पहला बच्चा नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा करती थी। कैन यू बिलीव इट? यस। पति तो बाद में रहा, पहले नंबूदरी ब्राह्मण आएगा, एक बच्चा आपको देगा, उसके बाद आपको जो करना करो। अच्छा, ये इसके रेफरेंसेस आपको गोलवलकर में मिलेंगे। शिवाजी, आप तो रेप है, प्रॉपर रेप है। जो भी बोलिए आप, वो कोई तो भी होता है ना जो
तलाक के बाद फिर से शादी करना हो तो हलाला। हलाला, हाँ। तलाक है हलाला, तब वो अलग नाम से है, ये अलग नाम से। पुरुषों की दादागिरी और ऐश के लिए अलग अलग नाम ढूंढ लेते हैं। ये तो गोलवलकर कहते हैं अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए हिंदुओं ने बड़ा प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था? पहला बच्चा नंबूदरी ब्राह्मण से होगा। क्या कहती हैं आप? हिटलर से क्या अलग है बताइए? ये होता था पहले कभी? गोलवलकर ने लिखा है भाई कि ऐसा करते थे, करते थे, करते होता थे, था। होना चाहिए। ये अब देखना पड़ेगा। एक मैंने लिटरेचर पढ़ा, उस परंपरा को कहते हैं रत बसना या बहु जुठाई। और उसमें ये था कि पहले जब ओबीसी जिसको शूद्र कहते हैं, तो ओबीसी परिवार में शूद्रों के यहाँ जब बहू आती है तो पहली रात। हाँ, पहले उसको वहाँ अपना, हाँ, जमींदार जो भी वहाँ का वो है, दबंग है अपर कास्ट का, वहाँ उसको वक्त गुजारना पड़ता है। बहू जुठाई, पहले वो झूठी करेंगे बहू, और फिर उसके बाद उसके असली पति को मिलेगी, फिर वो साथ रह पाएंगे। ये तो बड़ा, ये तो गोलवलकर जी का है भाई। तो आप जो मैं हिटलर से बात कर रहा था कि भाई हिटलर के पास मनुस्मृति नहीं थी, हिटलर के पास मनुस्मृति का वर्जन था कि वी आर द बेस्ट, सबसे सुपीरियर रेस है, हमको अच्छी रेस पैदा करने के लिए जर्मन महिलाओं को सामने आना चाहिए। और यहाँ तो उसका गर्भ संस्कार केंद्र ऑलरेडी चल रहे हैं 2-4 जगह, 5 जगह, पता नहीं कितनी जगह, उसका नंबर नहीं मालूम मुझे, और उसका थियोरिटिकल आया था। गर्भ संस्कार केंद्र, मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल में मेरा आर्टिकल मिल जाएगा, या फिर मेरी वो बुक तो खैर मेरे पास ख़त्म हो गई है। और आजकल बाबाओं का भी बड़ा बलात्कार का मामला बढ़ गया है, इतनी रील। अब तो क्योंकि हर जगह कैमरा है, पति ही वायरल कर रहे हैं कि क्योंकि जाहिर है उनके साथ ये हो रहा है, तो इतनी रीलें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक तरह से लाइसेंस है व्यभिचार करने का, धर्म का लबादा ओढ़ लो। ये इनके पास अकूत धन दौलत भी है, ये बेस्ट गाड़ियों में भी चल रहे हैं, इनको भोग भी लगाया जा रहा है, अच्छा खा भी रहे हैं। ये हर तरह की अकाउंटेबिलिटी से, कोई इनके ऊपर टैक्स रेट नहीं पड़नी है, कोई ईडी नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, और साथ ही साथ ये बलात्कार भी कर रहे हैं। ये तो बड़ी, बलात्कार नहीं बोलते उसको, वो कहते हैं कि भाई अपने गुरु को तन मन धन समर्पण कर दो। ये आसाराम बापू के वाक्य हैं अपनी महिला फॉलोअर्स के लिए। और एक अगर कहें तो मैं एक कहानी बताता हूँ, अगर जी सूटेबल हो तो इसमें आप डालिएगा। एक श्याम मानव नाम के बहुत अंधविश्वास विरोधी आंदोलन के बड़े कार्यकर्ता हैं, वो बता रहे थे कि नागपुर में एक लांबे बाबा आया, वो अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता था। तो वहाँ नागपुर के एक बड़े व्यक्ति की पत्नी उनकी शिष्या बन गई, और वो बाबा ने इस औरत को कहा, तुम राधा हो जिसकी तलाश में बरसों से कर रहा था, हर एक जन्म में मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था, तुम ही वो राधा हो। और वो फिर साथ में उसके साथ संबंध बना लिए। तो उसका पति को भी पता चला, तो पति आया, तो पति ने उनको धन्यवाद दिया, पति ने उनको फैसिलिटीज़ ऑफर कराई। अब ये समाज में हम जी रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसका, अंधविश्वास की लिमिट। मैं कृष्ण था और मुझे अभी राधा मिल गई है, तो राधा कैसे दूर जाएगी? ये श्याम मानव ने वीडियो पे कहा है। तो बाबाओं की तो बात छोड़िए, बाबाओं का संसार, जैसे वो जैमिनी दास की मुझे एक किताब याद आती है, द लाइव्स ऑफ महाराजाज, लाइव्स ऑफ महारानीज, शौक शान शौकत, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, पतंगबाजी करो, मुर्गे लड़ाओ, और फिर साथ में ये चीज़ तो सबसे कॉमन ही रहती है पुरुषों के बीच में। तो ये योगी साधु और बाबा, ये इतना बड़ा नॉन प्रोडक्टिव समूह है, और इसमें हर धर्म के बाबाओं की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ ये नहीं। तो ये इतना नॉन प्रोडक्टिव, सोशली यूजफुल लेबर नहीं है इनका, सोशली यूजफुल प्रोडक्शन नहीं है इनका, कुछ भी इनसे समाज को कुछ नहीं मिलता, और व्यभिचार और अपराध अलग मिल रहा है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तब मैं आपको बताऊं कि जिस समाज में इनसिक्योरिटी होती है वो ज़्यादातर अंधविश्वास में जाते हैं। इनसिक्योरिटी, एक मैंने बुक का भी प्यू का रिसर्च आया था, और उसके पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ,
उस किताब में उन्होंने कहा था कि 2050 तक दुनिया में नास्तिकों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और ये नास्तिक कहाँ होंगे? ये नास्तिक होंगे यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ भी आर्थिक प्रगति होगी, सामाजिक विषमता कम होगी, सामाजिक असुरक्षितता कम होगी, वहाँ नास्तिकता बढ़ेगी, धर्म पीछे जाएगा। धर्म पीछे जाएगा। तो ये बाबा उसी का प्रतीक है। समाज में इनसिक्योरिटी है। वो कौन सा एक बाबा था, अभी मैं नाम भूल गया हूँ, तो मैंने भी उस पर कुछ थोड़ा बहुत काम किया था। वो आया, लोगों ने फैलाया कि इसके चरणों की धूल अगर आप लेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बाबा जी जा रहे थे, पीछे सब औरतें भागी और स्टैम्पीड हुआ ना? स्टैम्पीड हुआ था। हाँ, बहुत लोग मरे थे उसमें, 300 से ज़्यादा लोग। अरे शिवा जी, सबसे बड़े बाबा को तो आप भूल गई। कौन? एक दक्षिण भारत के बाबा हैं, वो काफ़ी व्यभिचार वगैरह में पकड़े गए थे, बाकी मामलों में नित्यानंद स्वामी है शायद। हाँ। उन्होंने जाके अपना देश बना लिया, एक आइलैंड को खरीदा और उसको डिक्लेयर कर दिया ये कैलाशा है, ये अलग देश है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप का ट्राई कर रहे हैं और वहाँ केवल हिंदू रहेंगे। अभी अपने धीरेन्द्र शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई हैं, वो हिंदू गांव बना रहे हैं। तो किसी ने उनको सजेशन दिया, भैया हिंदू गांव बना रहे हो, अच्छी बात है, और उसमें एक मस्जिद जरूर बनाना। नाचेंगे कहाँ जाके? अगर वो त्योहारों पे नाचेंगे कहाँ जाके, तो वो भी, ये भी एक सुना है वो जो हिंदू गांव बन रहा है उसमें बहुत महंगे प्लॉट बिक रहे हैं, रियल एस्टेट में जा रहे हैं, रियल एस्टेट में चले गए हैं वो हिंदू। एक बेंगलोर में शायद किसी ने एक ब्राह्मण सोसाइटी और एक मुसलमान ने मुस्लिम सोसाइटी बनाई थी, दोनों ने फ्रॉड किया अपनी अपनी जाति के साथ। जो लोग मूर्ख बनने को तैयार हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ, मूर्ख बनने के लिए, और इनसिक्योरिटी भी है। और अपनी जाति धर्म के आदमी से मूर्ख बनने में कुछ सेटिस्फेक्शन रहता होगा क्या? वैसा तो नहीं है, पर हाँ, इनसिक्योरिटी ये लोग उनकी कम कर देते हैं। इतने प्रभावी वक्ता रहते हैं, पावरफुल पर्सनैलिटी, जिसको कहते हैं हिप्नोसिस, सेमी हिप्नोसिस वो कर देते हैं चेलों का, और फिर हिप्नोसिस में आप जो चाहे कर लीजिए। जो मांगे हमें सरकार से मांगनी चाहिए थी, जो हमारी मनोकामनाएं, जायज़ मनोकामनाएं सरकार को पूरी करनी चाहिए थी, सरकार को डिलीवर करना चाहिए था। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, गुड लाइफ की सिक्योरिटी, ये सब कुछ जब सरकार डिलीवर नहीं करती है तो लोग धर्म की तरफ और बाबाओं की तरफ, मन्नतों की तरफ, दरगाहों की तरफ और पुजारियों की तरफ जाते हैं कि इनको चढ़ावा चढ़ाने से हमारा काम हो जाएगा। करेक्ट। यही है, बस यही है। अमेरिका में कोई मन्नत नहीं मान रहा है, वो ट्रम्प का से सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा नास्तिक अभी भी यूरोप के कुछ देशों में है, नेदरलैंड्स और दूसरे देशों में। सबसे सुखी देश, वहाँ सबसे सुखी देश, और जहाँ वहाँ के चर्च खाली हो रहे हैं अभी जी, बेच रहे हैं वो लोग, चर्च छोड़ रहे हैं। और उन्हीं मुल्कों में कारावास भी बंद हो रहे हैं, जेल भी बंद हो रहे हैं। तो ये जो धर्म का रिश्ता है, चर्च और जेल का जो रिश्ता है, ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है चीज़ों को समझने का। बिल्कुल। सोशल इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी बीमारी है, और आपको जब एक बार पता है कि खाने को मिलेगा, स्टेट मेरी टेक केयर करेगा, फिर भगवान की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, धर्म की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ ओल्ड एज में स्टेट एक अच्छा ओल्ड एज का रहन सहन का ऑप्शन देता है, वहाँ माँ बाप और बच्चों के रिश्ते भी बेहतर रहते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंस, ट्रांजैक्शनैलिटी कम हो जाती है, मोहब्बत का रिश्ता होता है। इसका नहीं होता है कि बुढ़ापे में मेरे लिए क्या करने वाला है, मेरी लाठी कौन बनेगा, मेरी लाठी कौन बनेगा। तो ये घर से ही शुरू होता है और आखिर तक आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। आज हमने आपसे सामाजिक बातें ज़्यादा की, इतिहास की कम की, लेकिन जितने भी आपने हमें इतिहास के पहलुओं से अवगत कराया, मेरे लिए काफ़ी नई जानकारी थी। धन्यवाद। किंतु परंतु पर आते रहिएगा डॉक्टर साहब। आज के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।